नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल की एक नई और खास कहानी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविकता या किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समाज की भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना और आपका मनोरंजन करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह रोचक कहानी। और हाँ, अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एपिसोड 141 लगातार जीत नतीजे के ऐलान के साथ ही थोड़ी ही देर में चारों वेटरेस फिर से आ गईं। उनमें से एक सीधे रोहन के पास पहुंची। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 1000 रुपये जीते हैं। वो वेटरेस मुस्कुराते हुए ट्रे से 1000 रुपये उठाकर रोहन को थमा देती है। थैंक यू। रोहन भी मुस्कुराते हुए पैसे ले लेता है। उसके पास खड़ा बीच उम्र का योद्धा हैरानी से उसे देखने लगा। उसने पहले वाले पर दांव लगाया था लेकिन वो हार गया। जो देखने में पक्का जीतता लगता था वो हार गया, और एक नया लड़का जिसने यूं ही दांव लगाया वो जीत गया। भाई, तुमने ये समझ कर लगाया था या बस ऐसे ही दांव लगा दिया था? बीच उम्र के उस योद्धा ने जिज्ञासा से पूछा। बस यूं ही लगा दिया था। रोहन मुस्कुराया। असल में उसने पहले ही पहचान लिया था। जब दोनों योद्धा मैदान में आए थे तो रोहन ने साफ देख लिया था कि बलवंत की ताकत चिराग से कहीं ज्यादा है और वो लगभग उच्च योद्धा स्तर के कगार पर था। जहां तक चिराग की बात थी, उसकी ताकत भले ही ठीक ठाक थी लेकिन वो अभी उच्च योद्धा स्तर से काफी दूर था। इसलिए रोहन ने बस बलवंत पर दांव लगाया। हालांकि उसके दिल में सब साफ था लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसे डर था कि ऐसा करने से आयोजक की नीयत पर असर न पड़े। अगर मैंने सच बोल दिया और सब लोग मेरी तरह दांव लगाने लगे तो ये तुलना प्रतियोगिता जुए में नहीं बदल जाएगी? और अगर मुझे सच में इतना भरोसा होता तो क्या मैं और ज्यादा दांव न लगाता? रोहन ने फिर कहा। बिल्कुल सही। बीच उम्र के योद्धा ने समझदारी में सिर हिलाया। इसी वक्त सुंदर होस्टेस मंच पर आई। पहला राउंड खत्म हो चुका है। विजेता है बलवंत। उस होस्टेस ने मुस्कुराते हुए बलवंत की ओर इशारा किया। बलवंत भी मुस्कुराया मगर वो नीचे नहीं उतरा। अब शुरू होगा दूसरा राउंड, होस्टेस ने कहा। क्योंकि पहले राउंड में बलवंत जीत चुके हैं इसलिए वो दूसरा राउंड भी खेलेंगे। उनके प्रतिद्वंदी हैं आर्यवीर। इतना कहते ही एक नौजवान मंच पर आया। उसने काला यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उम्र लगभग 38-39 साल की लग रही थी। आर्यवीर रिकॉर्ड, कुल 15 मुकाबलों में 14 जीत। ये सुनकर भीड़ ने हैरानी से सर हिलाया। 15 मुकाबले और 14 जीत, उसकी ताकत वाकई बहुत जबरदस्त है। मैंने उसे एक बार देखा है। सच में उसकी ताकत गजब की है। हमेशा अपने विरोधियों को दबा देता है। मैंने सुना है आर्यवीर की सारी कुंग फू की ताकत उसके हाथों में है। उसका प्रहार बेहद खतरनाक लगता है। बलवंत अभी अभी एक राउंड जीत चुका है और उसने काफी ऊर्जा खर्च कर दी है। अगर वो आर्यवीर से भिड़ा तो शायद हार जाएगा। जैसे जैसे लोग बातें कर रहे थे, दांव चलते रहे। सबको आर्यवीर पर पूरा भरोसा था, इसलिए एक एक कर सबने उसी पर दांव लगाया। रोहन के पास बैठे योद्धा ने भी वही दांव लगाया। जब खूबसूरत वेटरेस फिर से रोहन के पास आए, वो सोच रही थी कि रोहन अपनी जीती हुई 1000 रुपये में से कुछ निकालकर दांव लगाएगा। आखिरकार ये पैसा उसने जीता था। लेकिन रोहन तो अलग ही निकला। उसने वो 1000 रुपये सीधे अपनी जेब में रख दिए। फिर काफी देर जेब टटोलकर 50 रुपये का नोट निकाला। मैं 50 रुपये का दांव बलवंत पर लगाऊंगा। रोहन ने दांव की पर्ची भर दी। वेटरेस हैरान रह गई। इतनी साफ साफ 1000 रुपये जीते हो और फिर भी सिर्फ 50 रुपये का दांव। ये योद्धा तो बड़ा कंजूस निकला। लेकिन उसकी हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि रोहन फिर जीत गया। बस 3 से 5 मिनट में ही दोनों योद्धाओं का मुकाबला खत्म हो गया। इस बार भी जीत बलवंत की हुई। वो वेटरेस हैरान होते हुए तीसरी बार रोहन के पास पैसे लेकर आए। ये आपके इनाम हैं, प्लीज ले लीजिए। थैंक यू। रोहन मुस्कुराते हुए पैसे रख लेता है। ये देख उसके पास बैठा योद्धा फिर से हैरान रह गया। हे भगवान, ये लड़का फिर जीत गया। कितनी किस्मत वाला है ये। इसके बाद शुरू हुआ तीसरा राउंड। 2 बार लगातार जीत चुके बलवंत अभी भी मंच पर थे। अब उनके सामने आया एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने सभी 17 मुकाबले जीते थे। होस्टेस ने उसे उच्च योद्धा स्तर का नंबर 1 कहकर परिचित कराया। उसका नाम था सक्षम। दांव फिर से शुरू हुए। भाई, इस बार तुम किस पर दांव लगाओगे?
2 बार हार चुके बीच उम्र के योद्धा रोहन की किस्मत देखकर तुरंत आगे बढ़कर पूछ बैठा। रोहन ने मंच पर खड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा। वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसे साफ दिख रहा था कि बलवंत अब लगभग उच्च योद्धा स्तर की दहलीज पर है, बस थोड़ा सा बाकी है। लगता था कि उसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा ही इसी ब्रेकथ्रू के लिए लिया है। सक्षम भी उतना ही मजबूत था, किसी भी तरह बलवंत से कम नहीं। लेकिन तुलना करने पर रोहन को अब भी बलवंत ही बेहतर लग रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रेकथ्रू करना चाहता है उसमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास और जुनून होता है। ऐसे इंसान को हराना आसान नहीं होता। ये सोचकर रोहन ने फिर से 50 रुपये निकाले और बलवंत पर दांव लगा दिया। फिर वही 50 रुपये। वेट्रेस का चेहरा पूरी तरह भावहीन हो गया। उसने मन ही मन सोचा, इस बंदे ने शायद दर्जन भर 50 रुपये के नोट ही बदलवाए होंगे। वहीं बगल में बैठे बीच उम्र के योद्धा ने भी थोड़ी देर सोचा और फिर 50 रुपये निकालकर बलवंत पर दांव लगा दिया। लेकिन जैसे ही वेट्रेस जाने लगी उसने उसे रोका और 500 रुपये और निकालकर सक्षम पर दांव लगा दिया। हे, इसके बाद वो रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराया और नतीजा फिर से बलवंत ही जीता। इस बार वेट्रेस जो पैसे लेकर आई थी और रोहन के पास बैठा वो योद्धा, दोनों दंग रह गए। ये तो सच में काम कर गया। ये बंदा कितना किस्मत वाला है। वेट्रेस ने धीरे से फुसफुसाया, ओह, फिर भी मैंने 450 रुपये कमा लिए, मुझे तो कोई घाटा नहीं हुआ, हा। बीच उम्र का योद्धा खुश होकर हंसने लगा। वो इतना खुश तब भी नहीं हुआ था जब उसकी अपनी कंपनी ने मुनाफा कमाया था। रोहन बस चुप रह गया। ये आदमी तो बड़ा चालाक है, ऐसे दांव लगाकर इसे भला नुकसान हो ही कैसे सकता है। हालांकि ये भी पैसे कमाने का तरीका है, मगर यहाँ मौजूद किसी और योद्धा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वाकई सबकी नीयत साफ है। तीसरा राउंड खत्म हुआ। क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? होस्टेस फिर से मंच पर आई और 3 बार लगातार जीत चुके थोड़े थके हुए बलवंत से पूछा। हाँ, बलवंत ने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिलाया। तुरंत ही चारों तरफ तालियां गूंज उठी। ये बिल्कुल करीब है, रोहन ने मन ही मन सोचा। वो साफ देख पा रहा था कि हर राउंड के बाद बलवंत की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो उस दहलीज को पार नहीं कर पा रहा। इसी वजह से थक जाने के बावजूद वो लगातार डटा हुआ है। अभी तक उसने आकाश और पृथ्वी की उस झलक को महसूस नहीं किया है। बहुत बढ़िया, होस्टेस ने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, बहुत बढ़िया। फिर आगे बोली, अगला मुकाबला है पड़ोसी प्रांत से आए एक विशेषज्ञ का। वहां वो कभी नहीं हारे। कुल 100 मुकाबलों में उन्होंने 99 जीते और 1 ड्रॉ किया। वो सचमुच उच्च योद्धा स्तर का नंबर 1 है। आज वो यहाँ सिर्फ कुंग फू के जरिए दोस्तों से मिलने आए हैं। ये सुनकर हर कोई चौंक गया। सच में ऐसा जबरदस्त इंसान भी है? 100 मुकाबलों में कभी नहीं हारे। ये रिकॉर्ड देखकर तो साफ है, जो अब मंच पर आने वाला है उसे सच में उच्च योद्धा स्तर का नंबर 1 कहा जा सकता है। आइए स्वागत करते हैं विकास का, होस्टेस ने जोश से ऐलान किया। इसके तुरंत बाद स्पोर्ट्सवियर पहने एक नौजवान ठंडे चेहरे के साथ मंच पर आ गया। इतना युवा देखकर सब फिर से हैरान रह गए। इतनी कम उम्र और इतनी जबरदस्त ताकत, सच में गजब का टैलेंट है। वहां 3 राउंड लगातार लड़ चुके थके हुए बलवंत ने जैसे ही विकास को देखा, उसके चेहरे से थकान एकदम गायब हो गई। अब उसमें भरपूर लड़ाई का जज्बा था। अच्छा, अब मुकाबला शुरू होने वाला है, दांव लगाने का समय है, होस्टेस ने ऐलान किया। चारों वेट्रेस फिर से आ गईं। इस बार रोहन ने फिर से 50 रुपये लगाए, लेकिन पहले की तरह उसने दांव बलवंत पर नहीं बल्कि विकास पर लगाया। वेट्रेस हैरान हो गई। 3 बार लगातार इसने बलवंत पर दांव लगाया था। उसके हिसाब से रोहन या तो बहुत किस्मत वाला है या फिर बलवंत का पक्का फैन है, तभी लगातार 3 बार उसी पर दांव लगाया। लेकिन अब अचानक चौथे राउंड में राय क्यों बदल दी? भाई, इस बार बलवंत पर क्यों नहीं लगाया? पास बैठे बीच उम्र के योद्धा ने भी जिज्ञासा से पूछा। वेट्रेस भी रोहन की तरफ देखने लगी। उसे भी सुनना था कि उसने क्यों अपना फैसला बदला। बलवंत बहुत थक चुका है। विकास तो इसी थके हुए प्रतिद्वंदी का इंतजार कर रहा था। रोहन ने उलझन भरे अंदाज में कहा, क्या इस मुकाबले का नतीजा साफ नहीं है? बीच उम्र का योद्धा दंग रह गया, फिर थोड़ा झेप कर बोला, ये इतनी आसान बात मैं क्यों नहीं समझ पाया। बिल्कुल सही है। बलवंत लगातार 3 बार लड़ चुका है, उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है और सामने है विकास जैसा अजेय खिलाड़ी। कोई भी विकास पर ही दांव लगाएगा। मैं 500 रुपये विकास पर लगाता हूँ। वेट्रेस कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने पैसे पकड़ाए। फिर वो वेट्रेस वहां से चली गई। असल में थके हुए प्रतिद्वंदी का इंतजार करने के अलावा रोहन ने साफ देख लिया था कि विकास वाकई एक सच्चा विशेषज्ञ है। भले ही बलवंत उच्च योद्धा स्तर के करीब पहुंच गया हो, लेकिन दोनों में फर्क ताकत का नहीं बल्कि स्तर का है। अपने पूरे जोश में भी वो विकास को जरूरी नहीं हरा पाए। यही देखकर रोहन ने विकास पर दांव लगाया। थोड़ी ही देर बाद मुकाबला शुरू हुआ। होस्टेस मंच से उतर गई।
मैं तुम्हें 5 मिनट का आराम देता हूँ। विकास ने बलवंत की तरफ देखकर कहा, मैं कमजोरों को नहीं हराता। कमजोरों को नहीं हराता, उसकी ये बात उसके घमंड को साफ दिखा रही थी। लेकिन साथ ही उसने बलवंत को भीतर तक उकसा दिया। अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ और उसने मुझे सीधे कमजोर मान लिया। मैं ये कैसे सहूं? चलिए शुरू करते हैं, बलवंत गुस्से में बोला। मैं कमजोरों को नहीं हराता। विकास अब भी घमंडी अंदाज में बोला। वो बलवंत ने चेहरा सख्त किया और कदम बढ़ाए, फिर 8 आकृति वाले कदमों से तेजी से आगे बढ़ा और मुठ्ठियां तानकर सीधे विकास पर हमला कर दिया। सीधा हमला। विकास ने होंठ तिरछे कर तिरस्कार से मुस्कुराया। फिर उसने जरा भी देर नहीं की। उसके हाथ 2 सांपों की तरह हिले और बिजली सी गति से बलवंत पर जा टकराए। क्योंकि दोनों की ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए लड़ाई बेहद उग्र हो गई। पैह 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 टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी, जैसे बारिश की बौछार हो। हर किसी का ध्यान उसी पल मंच की ओर खींच गया। लोगों ने देखा, मंच पर दोनों बिजली जैसी तेजी से भिड़ रहे थे। लड़ाई बेहद उग्र थी, लेकिन दोनों ने अपने कदम जरा भी नहीं हिलाए, बस एक जगह खड़े रहकर मुकाबला करते रहे। कितनी तेजी है! हाँ, दोनों की ताकत गजब की है। देखो, 3 राउंड के बाद भी बलवंत में इतनी ताकत बची है। कमाल है। लेकिन लग रहा है किसी का पलड़ा भारी नहीं है। नहीं, भले ही दोनों बराबरी पर दिख रहे हों, लेकिन असल में शुरुआत से ही बलवंत दबाव में है। क्यों? देखो, पहला हमला तो बलवंत ने किया था, लेकिन अब वो विकास पर एक और वार करने का मौका तक नहीं पा रहा। उल्टा वो लगातार बचाव करने में ही फंस गया है। भले ही अपनी ताकत से विकास के हमलों को रोक रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हार जाएगा। लोगों ने ध्यान से देखा। सच में यही हो रहा है, क्योंकि उनकी लड़ाई की गति इतनी तेज थी कि पहले तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया था। अफसोस की बात है, बलवंत लगातार 3 राउंड में हिस्सा ले चुका है और उसने अपनी बहुत ज्यादा ताकत खर्च कर दी है। अगर वो अपनी पूरी फॉर्म में होता तो शायद इस मुकाबले का नतीजा अलग होता। विकास ने उसे आराम करने का मौका दिया था, लेकिन उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, सही कहा। लोगों की बातें सुनकर रोहन ने मन ही मन सिर हिलाया। हालांकि यहाँ कई अच्छे एक्सपर्ट मौजूद हैं, लेकिन उनकी नज़र और समझ उनकी ताकत के मुताबिक नहीं है। रोहन की नज़र में विकास इतना नेकदिल नहीं है। जब वो एरिना में आया और इतनी घमंडी बातें की, तो वो असल में बलवंत को भड़काने के लिए था। सुनने में भले ही लगे कि वो बड़ा उदार और दयालु है, लेकिन 5 मिनट, बलवंत 5 मिनट में क्या कर लेगा? इतनी सारी शारीरिक ताकत खर्च करने के बाद क्या वो 5 मिनट में वापस आ सकता है? मार्शल आर्ट्स साधक के पास आंतरिक शक्ति होती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक शक्ति इतनी आसानी से वापस नहीं आती। यानी विकास ने ये सब सिर्फ एक जाल की तरह किया, जिससे वो बलवंत को उकसा सके और साथ ही अपनी पहचान और सैन्य गुणवत्ता को ऊंचा दिखा सके। इस मुकाबले के जरिए वो अहमदाबाद मार्शल फाइटर में अपना नाम बनाना चाहता है। आम लोग सच में इसे देख नहीं सकते। हालांकि रोहन ने सच्चाई भांप ली थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया, क्योंकि बोलने से उसे कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टा दुश्मनी ही मिलती। एरिना पर दोनों अभी भी पागलों की तरह लड़ रहे थे। सबकी निगाहें लड़ाई पर टिकी हुई थी कि अचानक विकास मुस्कुराया। उसने अपना दायां मुक्का कसकर बलवंत के सिर पर जोर से वार किया। बलवंत ने तुरंत बचाव किया, लेकिन उसी पल विकास ने अचानक अपना वार बदल दिया। उसने मुक्का कसते हुए सीधे बलवंत का बायां हाथ पकड़ लिया और जोर से नीचे खींचा। उसका शरीर नीचे झुकते ही उसने पलटकर वार किया। जैसे ही उसका बायां पैर दाएं एड़ी के पार गया, उसने एक झटके में बलवंत के शरीर पर लात जड़ दी। उसी समय विकास ने दाएं हाथ की हथेली को सारस के आकार में मोड़ा और पूरे जोर से बलवंत की पीठ पर वार किया। धड़ाम! बलवंत अचानक जमीन पर गिर पड़ा। ये नजारा देखकर मुकाबला देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। क्या ये जिंगी फिस्ट की क्रेन शेप फिस्ट है? कमाल है। उसकी स्पीड तो वाकई गजब है। विकास तो सच में कमाल का है। सभी लोग विकास की तारीफ करने लगे, लेकिन उधर रोहन ने चुपचाप सिर हिलाया। ये सच में क्रेन शेप फिस्ट है, लेकिन इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर सामने वाले का असली लड़ाई का तजुर्बा ज्यादा होता तो वो इस वार को आसानी से तोड़ सकता था। असल में इस वार को करने का तरीका यह है कि पहले विरोधी के शरीर को नीचे दबाओ, फिर खुद आगे लुढ़क कर उसकी पीठ से पलटो और अपने शरीर के वजन से उसे दबाकर अगला वार करो। अगर विकास सही तरीका अपनाता तो वो किसी भी वक्त अपनी डिफेंस बनाए रख सकता था और कोई कमी नहीं छोड़ता। लेकिन इस तरह बदलने से उसके वार में ढेर सारी कमियां नजर आ रही हैं। सोचने की जरूरत नहीं थी, विकास ने ऐसा सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था। जैसे ही सब लोग हैरान थे, जमीन पर गिरा बलवंत फौरन खड़ा हो गया। विकास ने भीतर ही भीतर हंसते हुए तुरंत हमला शुरू कर दिया। लगभग पूरी तरह थक चुके बलवंत कुछ वार रोकने के बाद फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। हालांकि ये बस एक तुलना थी, लेकिन मुक्कों और लातों में कोई दया नहीं थी, इसलिए किसी को चोट लगना तय था।
ऊपर से बलवंत की ताकत पहले ही खत्म हो चुकी थी, ऐसे में उसके लिए चोट खाना और भी आसान हो गया। वो गिरा, फिर खड़ा हुआ। बलवंत ने हार नहीं मानी। विकास लगातार बेरहमी से हमला करता रहा। 3 ही चालों में बलवंत फिर से उछलकर दूर जा गिरा। इस बार वो सीधा खांसी दबाते हुए गिरा। साफ था कि उसे चोट लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो फिर खड़ा हो गया। ये देखकर विकास भड़क उठा। ये तो बस तुलना है। वो 3 बार जमीन पर गिर चुका है, फिर क्यों खड़ा हो रहा है? ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। विकास ने लगातार वार किए और बलवंत को कोई मौका ही नहीं दिया। चौथी बार वो फिर गिराया गया। वो खड़ा हुआ और फिर से गिरा दिया गया, खड़ा हुआ और फिर मारा गया। ऐसा कई बार होने के बाद बलवंत ने खून उगलना शुरू कर दिया। आसपास खड़े लोग अब और सह नहीं पा रहे थे, लेकिन विकास फिर भी नहीं रुका। आखिरकार कई बार गिराए जाने के बाद विकास के बेरहम मुक्के से बलवंत दूर जा गिरा। वो अब भी उठना चाहता था, लेकिन उठ नहीं सका। गुस्से से भरे विकास फिर भी आगे बढ़े, मानो उस पर दोबारा हमला करने वाले हों। चारों तरफ लोग गुस्से से भर गए। अब बस करो, वक्त पर रुकना चाहिए। क्या तुम्हें पता नहीं कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए? हाँ, तुमने उसे इस हाल में पहुंचा दिया और फिर भी नहीं रुके। वो खून उगल रहा है, फिर भी तुम उस पर हमला करना चाहते हो। ये तुलना है, जान लेने का खेल नहीं। सब उठकर चिल्लाने लगे, लेकिन विकास ने किसी की नहीं सुनी और सीधे बलवंत की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो हमला करने ही वाला था, होस्टेस भागते हुए एरिना में पहुंची और जल्दी से बोली, मुकाबला खत्म हुआ, पड़ोसी प्रांत से आए विकास विजेता हैं। ये सुनकर ही विकास अन्य मन से रुका। एरिना के नीचे सभी लोग बेहद गुस्से में थे। उन्होंने तिरस्कार भरी नजर से देख रहे विकास को घूरा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स साधक ज्यादा बोलते नहीं। उनका असली जोर मुक्कों और लातों में होता है। सब जानते थे कि विकास की ताकत बहुत ज्यादा है और यहाँ मौजूद कोई भी उससे जीत नहीं सकता, जब तक कोई मार्शल सुपीरियर लेवल का एक्सपर्ट उससे नहीं भिड़ता। लेकिन इतने बुनियादी मुकाबले में मार्शल सुपीरियर लेवल का एक्सपर्ट भला क्यों आएगा? थोड़ी देर बाद 2 वेट्रेस की मदद से बलवंत नीचे उतारा गया। एरिना पर विकास मुस्कुराते हुए और घमंड से चारों तरफ देखने लगा। अगला कौन है? ये अहंकारी शब्द सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि सबके दिल में था कि विकास को सबक सिखाएं, लेकिन उनके पास वो ताकत ही नहीं थी। किसी के न आने पर विकास ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ते हुए कहा, क्या अहमदाबाद मार्शल फाइटर में कोई काबिल इंसान नहीं है? सब लोग गुस्से से भर उठे। ये तो हद है। उसने तो पूरे अहमदाबाद मार्शल फाइटर का अपमान कर दिया। एक मार्शल आर्ट साधक में अहंकार होना चाहिए, लेकिन इतना घमंड कि सबको नीचा दिखा दे, ये तो पहली बार देखा है। वो हमारे ही प्रांत में आकर खुलेआम चुनौती दे रहा है। कमबख्त, अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अभी एरिना पर जाकर उसे धूल चटा देता। हाँ, आखिर मार्शल सुपीरियर लेवल के एक्सपर्ट क्यों नहीं आ रहे? ये आदमी सिर्फ बकवास नहीं करता, बल्कि हमारे अहमदाबाद मार्शल फाइटर को नीचा दिखा रहा है। क्या हम यूं ही बैठे रहेंगे? सबके दिल में गुस्सा था। ये इसलिए नहीं कि एक्सपर्ट आना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि वो आ नहीं सकते। सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े शख्स ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। अगर कोई एक्सपर्ट सच में एरिना पर जाकर उसे सबक सिखाता है और ये खबर पड़ोसी प्रांत तक पहुंचती है, तो ये हमारी बेइज्जती होगी। वो लोग कहेंगे कि हम उन पर जोर दिखा रहे हैं। तो क्या हम इसे ऐसे ही घमंड करने देंगे? किसी ने पूछा। बूढ़े ने फिर सिर हिलाया और आह भरी। सब लाचार थे। इस राउंड में चाहे जाओ या ना जाओ, दोनों ही हालात ठीक नहीं थे। ये ऐसे था जैसे गले में कांटा फंस गया हो, जिससे सबके दिल भारी हो रहे थे। एरिना पर विकास ने सबको तिरस्कार से देखा, मानो सबको नीचा दिखा रहा हो। अचानक उसकी नजर रोहन पर जा टिकी। वो लंबे समय तक उसे घूरता रहा। खासकर उसकी आंखों में गुस्से के बजाय तिरस्कार साफ दिख रहा था। लड़के, लगता है तू मुझे बहुत तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा है। अगर यकीन नहीं है तो एरिना पर आ और लड़। विकास ने उंगली उठाकर रोहन को ललकारा। उसी पल सभी नजरें रोहन पर टिक गईं। लेकिन रोहन तो हैरान रह गया। कहां से तुझे लगा कि मैं तिरस्कार कर रहा हूं? विकास के ये शब्द मानो उस पर चमकदार रोशनी डाल गए, जिससे वो पल भर में सबका केंद्र बन गया। उसके पास बैठा मध्यम उम्र का मार्शल आर्ट्स साधक भी चौंक गया। वो जल्दी से रोहन से दूर हट गया। साथ ही उसने आश्चर्य से रोहन की ओर देखा। ये शख्स थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। भीड़ में अचानक किसी ने हैरानी से कहा, ये तो बड़ा रहस्यमयी लग रहा है। हाँ, इसका पहनावा तो बिल्कुल वैसा है जैसे कोई छूत की बीमारी से बचने के लिए पहनता है। ये अपना सिर तक क्यों ढक रहा है? ये स्पोर्ट्सवियर तो अच्छा है, लगता है ये ज्यादा बूढ़ा नहीं है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। स्पोर्ट्सवियर पहनने का मतलब है कि ये जवान है?
तभी वो नौजवान जिसने पहले आवाज लगाई थी अचानक ऐसे उछलकर खड़ा हुआ जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने रोहन की ओर उंगली उठाई और चिल्लाया, मुझे याद आ गया, ये वही है जिसने खजाना बेचा था। वाह! ये सुनते ही पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। खजाना बेचने वाला? क्या ये वही है जिसने पिछली बार ट्रेड फेयर में खजाना बेचा था? वो आदमी जिसने एक बार में कार को पलट दिया था? सब दंग रह गए। सब अचानक खड़े हो गए और रोहन को घूरने लगे। उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। वो मध्यम उम्र का साधक जिसने पहली बाजी में रोहन को शर्मिंदगी से बचाया था, अब उसकी ओर गोल गोल आंखें करके देख रहा था। ज्यादा दूर नहीं, वो दो अमीरजादे और विहाक जो उसी टेबल पर बैठे थे, वे भी दंग रह गए। यही है, मुझे याद है जब इसने खजाना बेचा था तब भी इसने यही कपड़े पहने थे। वो नौजवान फिर चिल्लाया। सबकी आंखों में और भी चमक आ गई। ये सुनकर रोहन बस मजबूर हो गया, लेकिन चूंकि पहचान लिया गया था इसलिए उसने इनकार करने की जरूरत नहीं समझी। वैसे भी कोई उसकी असली शक्ल नहीं जानता था। रोहन उठ खड़ा हुआ और सबको मुट्ठी बांधकर आदर जताया, बिना कुछ कहे। यानी उसने अपनी पहचान मान ली। ये देखकर सबकी आंखों में चमक और गहरी हो गई। सच में वही है। भाई, तुम्हारे पास अभी और खजाने हैं क्या? मुझे एक बेच दो। मुझे भी चाहिए। पैसे कोई मसला नहीं है। जितने खजाने तुम्हारे पास हैं सब मैं ले लूंगा। तुम्हारे पास और होंगे ही, चूंकि तुम यहाँ आए हो, क्यों न माहौल गर्म करने के लिए एक नीलामी कर ही दो। कई लोग एक के बाद एक पूछने लगे, लेकिन उनकी आवाज पूरी होते ही आसपास से हंसी गूंज उठी। खजाना पाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, एक मिल जाना ही बड़ी बात है। क्या जिसने एक बार खजाना बेचा हो वो अब खजानों का धंधा करेगा? उनकी हंसी सुनकर जो लोग खजाना खरीदने के लिए मचल रहे थे वे संकोच से मुस्कुराए और बैठ गए। रोहन ने भी सही समय पर उन कुछ लोगों की ओर कंधे उचकाकर इशारा किया। इससे फिर जोर की हंसी फूट पड़ी। उनके चेहरे लाल हो गए। उसी समय एरिना पर रोहन को ललकारने वाला विकास भी जब ये सुना कि ये वही शख्स है जिसने खजाना बेचा था तो दंग रह गया। उसने रोहन को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और उसके दिल में जो तिरस्कार था वो तुरंत गायब हो गया। इधर भीड़ की हंसी अभी थमी ही थी कि उसी टेबल पर बैठे अमीरजादों में से एक अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने रोहन को मुट्ठी बांधकर सलाम किया, फिर एरिना पर खड़े विकास की ओर इशारा करके ऊंची आवाज में बोला, सीनियर, मैंने आपको जिस आदमी के बारे में पिछली बार बताया था वही है। अगर आप इसे हरा देंगे तो मैं पूरे सम्मान से 2 लाख रुपये आपको भेंट करूंगा। पहले तो सब हक्का बक्का रह गए, फिर तुरंत पूरा हॉल गूंज उठा। सबकी निगाहें अब भी रोहन पर ही जमी थीं, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा उसकी पहचान से हटकर इस पर आ गई थी कि क्या रोहन ये चुनौती स्वीकार करेगा। एक तो विकास की घमंडी चुनौती भरी आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। मार्शल सुपेरियर लेवल के सीनियर्स इतनी आसानी से एरिना पर नहीं उतर सकते थे, लेकिन विकास की इस पूरी अहमदाबाद मार्शल फाइटर के खिलाफ खुली चुनौती ने हर साधक का खून खौला दिया था। अहमदाबाद मार्शल फाइटर की प्रतिष्ठा अब इस नकाबपोश इंसान पर टिक गई थी। दूसरे, इस मुकाबले पर 2 लाख रुपए की शर्त भी लग चुकी थी। सबकी नजर में वो अमीरजादा मानो पहले ही रोहन से ये बात पक्का कर चुका था, तभी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत की। अगर रोहन मना करता तो ये सीधी हार मानना होता। ये न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे अहमदाबाद मार्शल फाइटर की इज्जत का सवाल था। यानी अब इस नकाबपोश के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं सच में नहीं उतरा और अहमदाबाद मार्शल फाइटर की बेइज्जती हो गई तो मैं मार्शल फाइटर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। स्थिति समझकर रोहन ने उस अमीरजादे की ओर ठंडी नजर डाली, फिर बिना कुछ कहे सबको मुट्ठी बांधकर सलाम किया। उसके बाद वो सीधे कदम बढ़ाकर एरिना पर चढ़ गया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। रोहन के लिए एरिना पर आना शोहरत के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने कभी मार्शल फाइटर के लोगों से लड़ाई नहीं की थी। ये पहली बार था और वह इस मौके का फायदा उठाकर देखना चाहता था कि मार्शल फाइटर के लोगों की असली क्षमता कैसी है। कई बार देखकर समझने से अच्छा है कि खुद लड़कर जाना जाए। जब वो एरिना पर पहुंचा, रोहन ने चुपचाप अपनी ताकत दबाकर सिर्फ योद्धा के स्तर पर कर ली, क्योंकि वह ज्यादा उजागर नहीं करना चाहता था। उसी समय एरिना पर खड़ी खूबसूरत होस्टेस जल्दी से आगे आई और मुस्कुराते हुए पूछी, एक्सक्यूज मी सर, आपका सरनेम क्या है? अभिनव, रोहन ने कहा। होस्टेस चौंक गई। अभिनव? इसका नाम ही नहीं है। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, उसने दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, तो कृपया हमें अपना परिचय दीजिए। जरूरत नहीं, रोहन ने सीधा मना कर दिया। इससे होस्टेस फिर से झेप गई। उसने रोहन की तरफ देखा, चेहरा लाल हो गया और बोली, तो चूंकि मिस्टर अभिनव को रहस्य पसंद है, सब लोग सीधे दांव लगाए। बस इतना कहना था कि चारों वेट्रेस फिर से आ गईं। सभी लोगों ने दांव लगाए, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने फिर भी रोहन पर ही लगाया।
यह इसलिए नहीं कि उन्हें यकीन था कि रोहन जीतेगा, हालांकि उन्होंने सुना था कि जो शख्स खजाना बेच रहा था उसकी ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। कोई भी इस पर पक्के तौर पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जबकि विकास की ताकत सचमुच असली थी और सबने अभी अभी उसकी जबरदस्त लड़ाई अपनी आंखों से देखी थी। भले ही सब चाहते थे कि रोहन विकास को हरा दे, लेकिन सभी का मानना यही था कि विकास ही जीतेगा। लेकिन अगर तुम जीत गए तो फिर भी मैं तुम पर दांव नहीं लगाऊंगा। भले ही मैं हार जाऊं, फिर भी मैं अपने प्रांत के आदमी पर ही दांव लगाऊंगा। बस मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। वो मध्यम उम्र का योद्धा जो रोहन के पास बैठा था, उसने सीधे रोहन के अभिनव पर दांव लगा दिया। तुम बहुत शानदार लग रहे हो, मेरे लिए इज्जत जीतकर दिखाना। ये कहते हुए उसने 1000 रुपये निकालकर रोहन पर दांव लगा दिया। दूसरी ओर वह दोनों अमीरजादे जिन्होंने सचमुच रोहन की ताकत देखी थी, उन्होंने बिना झिझक सीधे रोहन पर दांव लगा दिया। विहाक ने सीधे 1000 रुपये रोहन पर लगा दिए। हालांकि मैं इस नकाबपोश को नहीं जानता, लेकिन मुझे अपने प्रांत के आदमी का साथ देना ही है, भले ही पैसे हार ही क्यों न जाऊं। उसी समय हवेली के भीतर गहराई में एल्डर शाह, एक नौजवान अटारी में दाखिल हुआ और चाय पी रहे एल्डर शाह से बोला, वो शख्स जिसने पिछली बार खजाना बेचा था आ गया है। छपाक, एल्डर शाह ने चाय मुंह से उछाल दी और हैरानी से पूछा, कौन आया है? वही जिसने आपको खजाना बेचा था, वो भी आ गया। एल्डर शाह फौरन खड़े हो गए और पूछा, क्या वो भी इस कंपेयरिंग नोट सभा में हिस्सा लेने आया है? हाँ, वो अभी एरिना पर आने ही वाला है। क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? नौजवान ने पूछा। मुझे जरूर जाकर देखना होगा। एल्डर शाह मुस्कुराते हुए बोले, मैं हमेशा से उसके बारे में बहुत जिज्ञासु रहा हूँ, इस बार उसकी ताकत भी देख लूंगा। तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाता हूँ। कुछ ही देर में एल्डर शाह वहां पहुंचे। सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और मुट्ठी भींचकर झुक गए। सभी एल्डर शाह का बहुत सम्मान करते थे। गजेबो तक चलते हुए एल्डर शाह बैठ गए और एरिना पर खड़े रोहन की तरफ देखने लगे। एल्डर शाह, गजेबो में बैठे एक योद्धा ने जिज्ञासा से पूछा, मैंने सुना है कि ये अभिनव वाकई गजब का है। आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन जीतेगा? कहना मुश्किल है, एल्डर शाह ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। ये नकाबपोश शख्स मुझे हमेशा रहस्यमय लगा है। मैंने मार्शल फाइटर में इसे पहले कभी नहीं सुना। उधर कॉम्पिटिशन बिगिंस जैसे ही आवाज आई, होस्टेस मंच से नीचे उतर गई। एरिना पर खड़े रोहन ने शांत भाव से विकास की तरफ देखा, जिसकी आभा बेहद ताकतवर थी। पहली बार मार्शल फाइटर के व्यक्ति से मुकाबला कर रहा था, इसलिए रोहन के मन में कुछ उम्मीदें थीं। उसका व्यवहारिक अनुभव ज्यादातर पुराने मास्टर से सीखी गई ताकत के दबाव और टकराव तक ही सीमित था। असली लड़ाई का अनुभव उसके पास बहुत कम था। इस बार वो मार्शल फाइटर के लोगों की क्षमताएं देखने और व्यवहारिक अनुभव सीखने आया था। पहले वजह कि वो विकास की चालों की कमियां देख सका था, ये थी कि उसने अपने पुराने मास्टर से पढ़ाई करते समय उन तकनीकों और चालों को बहुत गहराई से समझ लिया था। लेकिन अगर उसे सचमुच लड़ना पड़े तो जरूरी नहीं था कि वह वैसा ही असर दिखा पाए जैसा उम्मीद थी। प्लीज, विकास ने रोहन की ओर मुट्ठी जोड़कर झुकते हुए कहा। तुम्हें 5 मिनट आराम कर लेना चाहिए, रोहन ने विनम्रता से कहा, जबकि अपनी ताकत को भीतर की शक्ति तक सीमित कर लिया, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। विकास ने भान उठाई और चेहरा कड़ा कर लिया। यही बात मैंने बलवंत से कही थी और बलवंत मुझसे हार गया था। क्या तुम ये कहकर मुझे नीचा दिखा रहे हो? आसपास बैठे लोग हंस पड़े। पहले विकास ही इस वाक्य का इस्तेमाल करके अकड़ दिखाता था, अब वही बात नकाबपोश ने उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए कही थी। लोग हंसी कैसे रोकते? तुमसे निपटने के लिए आराम की कोई जरूरत नहीं है, विकास ने घमंडी लहजे में कहा। तो चलो शुरू करें। रोहन हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही उसने कहा, विकास ने बिना हिचकिचाहट पूरे शरीर को झटका और मुट्ठी भींची। उसकी आभा तुरंत पहले से बिल्कुल अलग हो गई। विकास के इस बदलाव को भांपकर रोहन ने चुपचाप ध्यान लगाया। उसने भी दोनों हाथों की मुठ्ठियां कसी और तेजी से विकास की ओर दौड़ा। दोनों तुरंत टकरा गए। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दोनों की मुठ्ठियां पागलों की तरह टकरा रही थीं, जैसे बारिश की बूंदें गिर रही हों। लेकिन इस बार हालात अलग थे। इस मुकाबले में विकास को बिल्कुल भी बढ़त नहीं मिल रही थी, क्योंकि रोहन ने एरिना से नीचे खड़े होकर पहले ही उसकी लड़ाई की शैली को गौर से देखा था, और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई उसने भी वही तरीका अपनाया, सीधा सीधा ताकत से टकराना। दोनों एक दूसरे पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। धमाके की आवाजें गूंज रही थीं। पूरी भीड़ में हलचल मच गई। ये अभिनव तो कमाल का है। मैंने सुना है विकास की असली ताकत उसकी मुठ्ठियां हैं। उसका जिंगी फिस्ट तो बस उसका शौकिया कौशल है। पड़ोसी प्रांत में कोई भी उसकी मुठ्ठियों का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये अभिनव उसकी लोहे जैसी मुठ्ठियां झेल रहा है। इनविंसिबल आयरन फिस्ट, विकास असल में वही है? शुरू में तो मैंने पहचाना ही नहीं।
सुना है कि उसने आयन थ्रेड सेट से दहलीज पार की है और पड़ोसी प्रांत में अब तक अजेय है। चारों तरफ से चीखें और शोर गूंज उठा। शुरुआत में लोग रोहन को लेकर आशावान नहीं थे, लेकिन इस नज़ारे ने सबको चौंका दिया। अभिनव की ताकत भी बहुत मजबूत है, लेकिन अफसोस कि उसका सामना विकास से हुआ है। हाँ, अगर वो लड़ाई जारी रखता है तो उसका नतीजा सिर्फ हार ही होगा। विकास का इनविंसिबल आयन फिस्ट नाम बेकार नहीं है। उम्मीद है कि वो ज्यादा चोटिल नहीं होगा, बस उसका घमंड थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है। हैरानी के बाद सभी लोग बातें करने लगे और रोहन के लिए अफसोस जताने लगे। एरिना पर विकास को जैसे कुछ एहसास हुआ। उसने आंखें सिकोड़ लीं और अचानक कदम बढ़ाकर तेजी से मुक्का मारा, जिससे हवा का झोंका उठा। उसने फौरन लड़ाई की शैली बदल दी, हाथ पांव दोनों साथ चलाते हुए पहले से कहीं ज्यादा तेज और अजीब ढंग से हमला करने लगा। अच्छा, विकास की चाल बदलते देख रोहन ने मन ही मन उसकी तारीफ की। विकास वाकई असाधारण है, न सिर्फ उसकी लड़ने की शक्ति गजब की है, बल्कि उसकी चालें भी बदलती रहती हैं। ताकत के लिहाज से रोहन पूरी तरह से विकास को हरा सकता था, लेकिन असली लड़ाई के अनुभव और चालों के बदलाव के लिहाज से रोहन कमजोर था। आखिरकार उसने कुंग फू अपने पुराने मास्टर से सीखा था, जिसे खुद सिखाया हुआ ही माना जा सकता था। असली लड़ाई के मौके उसके पास बहुत कम थे। भले ही वो हर तरह की चालों से वाकिफ था, लेकिन चाल बदलने की कला में वह विकास से पीछे था। मन ही मन ये सोचते हुए रोहन ने विकास की चालों को गौर से देखना शुरू किया और उन्हें चुपचाप याद रखने लगा। विकास के जबरदस्त हमलों के बीच रोहन पीछे हटते हुए उसे ध्यान से देखता रहा, लेकिन बाकी लोगों की नजर में इसका मतलब ही बदल गया। सचमुच विकास की लोहे जैसी मुठियां अजेय है। हालांकि अभिनव भी ताकतवर है, लेकिन इतनी भयंकर लड़ाई में उसका दबना स्वाभाविक है। अभी थोड़ी ही देर हुई है और अभिनव पहले ही दबाव में आ गया है। अफसोस, लगता है हमारी अहमदाबाद मार्शल फाइटर की युवा पीढ़ी में कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो दोनों बराबरी पर थे, अचानक अभिनव दबाव में कैसे आ गया? एरिना के नीचे सबने सिर हिलाकर आहें भरी। हाय, उसने रहस्यमय बनने का ढोंग किया। मेरे पैसे, विहाक ने दुखी होकर कहा। उसके साथ बैठे दो अमीरजादे अजीब सा चेहरा बनाए हुए थे। ये अजीब है, सीनियर की ताकत से तो वो पड़ोसी प्रांत वाले को आसानी से हरा सकते हैं, फिर उल्टा वो दब क्यों रहे हैं? उनमें से एक ने भान सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया, क्या ये शख्स सीनियर नहीं हो सकता? दूसरे ने धीरे से पूछा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले वाले ने मायूसी में सिर हिलाया और कहा, चलो देखते हैं आगे, शायद सीनियर के मन में कुछ और ही चल रहा हो। एरिना पर अब बात समझ आई। विकास के लगातार हमलों से बचते बचते रक्षात्मक स्थिति में दबे रोहन की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने विकास की लड़ाई की कला को दोबारा सीख लिया। फिर उसने कदम बदले। थक 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 उसकी गति बेहद तेज हो गई, बिल्कुल वैसी जैसी अभी थोड़ी देर पहले विकास की थी। उसने बचाव को छोड़कर दोबारा हमला शुरू किया और पागलों की तरह विकास से टकराने लगा। उस पल मौके पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? अभी तो वो दबा हुआ था, अचानक से कैसे बराबरी पर आ गया? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो, इसकी लड़ाई की चालें विकास जैसी ही क्यों हैं? ये सुनकर सभी लोग होश में आए। ध्यान से देखने पर पता चला कि रोहन की चालें सचमुच विकास से हूबहू मेल खा रही थीं। कुछ पल के लिए वहां मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया। मतलब ये विकास को हरा नहीं पा रहा था, बल्कि लगातार उसकी लड़ाई की कला सीख रहा था। नहीं यार, अगर वो सीख भी रहा था तो इतना तेज कैसे हो सकता है? जरा सोचो तो सही, जब दोनों ने पहली बार टकराकर बराबरी की थी तो वजह यही थी कि रोहन की चालें विकास जैसी ही थीं। फिर जैसे ही विकास ने चाल बदली, रोहन तुरंत दब गया। अब दोबारा बराबरी हो गई और रोहन भी वही नई चालें इस्तेमाल कर रहा है जो विकास ने अभी अभी बदली हैं। क्या ये सब यूं ही इत्तेफाक है? इस एक बात ने सबकी आंखें खोल दी। ये सुनकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे रोहन को घूरने लगे। वो देखना चाहते थे कि सचमुच क्या रोहन लड़ते लड़ते ही सीख रहा है। एरिना पर यह क्या बकवास है? विकास भी हैरान रह गया। जब उसने चालें बदलकर रोहन को दबाना शुरू किया था तो उसे पूरा विश्वास था कि वो उसे हरा देगा, लेकिन थोड़े ही समय में रोहन ने उसकी वही चालें अपना लीं, जिससे वो चौंक गया। नामुमकिन, वो इतना जल्दी कैसे सीख सकता है? हालांकि उसने मन ही मन इसे नकार दिया। फिर भी विकास की चालें अपने आप बदलने लगीं। उसने फिर से नई चालें अपनाई। वो देखना चाहता था कि सच में रोहन लड़ते लड़ते सीख रहा है या नहीं। क्योंकि रोहन उसकी चालों का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए विकास को पता था कि कौन सी चालें उसे रोक सकती हैं। जैसा उसने सोचा था, जैसे ही विकास ने चाल बदली, रोहन फिर धीरे धीरे दबने लगा। लेकिन उधर पीछे हटते रोहन घबराया नहीं, बल्कि जैसे ही उसने विकास की चालें बदली देखी, उसकी आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन कहा, ये लड़ाई की कला सचमुच काम करती है। पहले विकास ने हाथ पांव फैलाकर रोहन पर जबरदस्त हमला किया था,
लेकिन इस बार रोहन को रोकने के लिए उसने अपनी चाल बदल दी। पैरों से बचाव और हाथों से हमला, वो एक साथ हमला भी कर रहा था और बचाव भी, और उसके दोनों रक्षात्मक हाथ किसी भी समय पलटवार के लिए तैयार थे। एक ख्याल उसके दिमाग में आया। रोहन ने तुरंत अपनी चाल बदली। पल भर में दोनों बराबरी पर बंध गए। अरना पर दोनों की जबरदस्त लड़ाई जारी थी, लेकिन नीचे मौजूद लोग पूरी तरह से हैरान थे। सचमुच ये तो लड़ते लड़ते सीख रहा है। कमाल है, ये विकास की ही फाइटिंग स्किल्स से उसी पर हमला कर रहा है। दुनिया में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? इतनी कम समय में लड़ाई की कला सीख लेना, तो फिर हम जैसे दिन रात मेहनत करने वालों का क्या होगा? चारों ओर से लोग दंग रह गए, लेकिन अरना पर खड़ा विकास और भी ज्यादा चौंक गया। उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि रोहन सचमुच उसकी फाइटिंग स्किल्स सीख रहा है, जिससे वो अंदर ही अंदर असहज हो उठा। अगर सीखना ही है तो फिर मुझसे बुरा मत मानना, विकास गुस्से में आ गया। उसने फिर से अपनी चाल बदली। जैसे ही उसका पैर की उंगली जमीन से लगी, उसी ताकत से वो आगे की ओर झपटा। हवा में उसका शरीर मुड़ा और हाथ पांव बिजली जैसी तेजी से चलते हुए अलग अलग मुश्किल कोनों से रोहन पर टूट पड़े। रोहन ध्यान से देखता रहा, लेकिन इस बार विकास का हमला इतना तेज और जबरदस्त था कि उसने रोहन को कई कदम पीछे धकेल दिया। जब दोनों फिर से अरना के बीच भिड़े, रोहन ने एक बार फिर उसे सीख लिया और वही स्किल इस्तेमाल कर पलटवार किया। अगले ही पल विकास मुस्कुराया। हर एक संप्रदाय की यही नीति होती है कि आखिरी चाल छुपाकर रखी जाए। भले ही तुमने मेरी कला का 90% सीख लिया हो, लेकिन उस आखिरी 10% से मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। भीषण लड़ाई के बीच विकास, जो अंदर ही अंदर हंस रहा था, अचानक रुक गया। उसने दाहिना मुक्का कसते हुए पैर से वार किया। रोहन ने स्वीपिंग किक से बचने के लिए ऊंची छलांग लगाई। तभी विकास ने मुक्का उसके सीने की तरफ दे मारा। रोहन, जो अब तक विकास की कला से वाकिफ हो चुका था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने हवा में ही मुक्का चलाया। पैं, तेज आवाज गूंजी। रोहन जमीन पर उतरा, लेकिन उसी समय विकास, जिसे रोहन के वार से बचना चाहिए था, अचानक अपनी चाल बदलते हुए कमर से छुपा हुआ बायां मुक्का सीधे रोहन के सीने पर मार बैठा। अरे! रोहन चौंक गया। विकास की अब तक सीखी हुई व्यवहारिक कला और चालों में तो ऐसा बदलाव नहीं था। इसका मतलब यह है कि विकास ने समझ लिया कि मैं उसकी कला सीख रहा हूं, और उसने अपनी असली ताकत छुपा कर रखी थी। धड़ाम! रोहन अचानक उसके मुक्के का शिकार बन गया। अरना के नीचे लोगों ने अफसोस जताया। अभिनव भी कमाल है, लेकिन अफसोस, अब वो हार जाएगा। हाँ, लड़ते लड़ते सीखना बहुत मुश्किल है। बिना जन्मजात प्रतिभा के ये असंभव है, लेकिन मार्शल फाइटर के लोगों से सीखना इतना आसान नहीं। हर मार्शल आर्टिस्ट अपनी सबसे ताकतवर और अप्रत्याशित चाल छुपा कर रखता है। उसे वो तभी इस्तेमाल करता है जब बेहद जरूरी हो। भले ही अभिनव ने विकास की ज्यादातर फाइटिंग स्किल सीख ली हो, लेकिन ये आखिरी चाल उसने नहीं सीखी। और चूंकि हम समझ पा रहे हैं, तो विकास, जो खुद लड़ाई में है, जरूर ये जान गया होगा कि अभिनव उसकी स्किल सीख रहा है, तभी उसने ये चाल चली। वो हार जाएगा। अफसोस, अगर अभिनव कुछ और सालों तक बढ़ता रहा तो उसका नाम जरूर मशहूर हो जाता। सबने अफसोस से सांस भरी। उनकी नज़र में ये मुक्का रोहन को जमीन पर गिराने के लिए काफी था। उसके बाद देखने लायक कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जैसे ही सबने सोचा कि रोहन अब हारने वाला है, सबने सिर हिलाते हुए अफसोस जताया। अरना पर अचानक एक ऐसा नजारा हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। उन्होंने देखा, जैसे ही रोहन के पैर जमीन पर टिके, विकास का मुक्का उसके सीने पर पड़ा। लेकिन नतीजा वैसा नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। रोहन जमीन पर नहीं गिरा, यहाँ तक कि उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि उसने बिल्कुल सीधे खड़े होकर विकास के हमले को पूरी तरह रोक दिया। और सबसे हैरानी की बात यह थी, इतना भारी मुक्का खाने के बावजूद रोहन को जरा भी तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो अचानक हंस पड़ा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो तुम्हारे पास ये चाल भी है? क्या यही तुम्हारी आखिरी चाल है? रोहन ने हैरानी भरी मुस्कान के साथ कहा। पल भर में उसके सीने से आंतरिक शक्ति का जबरदस्त विस्फोट हुआ। धड़ाम! विकास, जो अब मुकाबला खत्म कर जीतने ही वाला था, अचानक महसूस करने लगा कि रोहन के सीने से निकली ताकत ने उसे जोर से धक्का दिया। ये ताकत इतनी प्रबल थी कि वो बिल्कुल भी संभल नहीं पाया। एक ही झटके में इस शक्ति ने उसे दूर तक उड़ा दिया और वो अरना पर जा गिरा। अरना के नीचे सबकी अफसोस भरी आवाजें और सांसें अचानक थम गईं। लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मुकाबला ऐसे खत्म होगा। ये तो जबरदस्त पलटवार है। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? ये क्या हो गया? विकास अचानक कैसे उड़ गया? कमाल है, ये सच में काम कर गया। क्या अभिनव को हारना नहीं था? वो जीत गया कैसे? हर कोई दंग रह गया। सदमे में सबकी सोच थम गई थी, क्योंकि सामने का नज़ारा उनकी कल्पना से कहीं आगे था और वो समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पवेलियन में फोर्स पॉइंट एवरीवेयर, अरना का नज़ारा देखकर एल्डर शाह, जो अब तक मुकाबला देख रहे थे, अचानक चमक उठे।
क्या क्या है ये फोर्स पॉइंट एवरीवेयर? एल्डर शाह के पास खड़े हैरान शख्स ने अनजाने में पूछ लिया। एल्डर शाह ने अरना पर खड़े रोहन की ओर देखते हुए समझाया, कुंग-फू साधकों के लिए कमर, जांघ और घुटने ही इंजन होते हैं और सारी आंतरिक शक्ति वहीं से निकलती है। लेकिन ऊंचे स्तर पर इंसान के शरीर का हर हिस्सा कमर, जांघ और घुटने बन जाता है। शरीर का जो भी हिस्सा हो वो ताकत लगा सकता है, और वो यही कर रहा है। कमाल है। अरना पर दूर जा गिरे विकास काफी देर तक उठ नहीं पाए। ये देखकर होस्टेस तुरंत अरना पर पहुंची। मुकाबला खत्म हुआ, विजेता है अभिनव। होस्टेस ने ऐलान किया। मुखौटा पहने हुए आदमी जीत गया। वो सचमुच जीत गया। सब लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत जोरदार तालियां बजाकर खुशी मनाए। सबको लगा था कि उनका दांव हार जाएगा, लेकिन वो जीत गया। हालांकि क्योंकि सबने मुखौटा पहने आदमी पर ही दांव लगाया था, इसलिए किसी को इनाम नहीं मिला। लेकिन कम से कम अहमदाबाद मार्शल फाइटर की इज्जत बच गई, और यही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अरना पर होस्टेस रोहन की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछने के लिए मुंह खोला, उसने देखा कि रोहन का ध्यान तो अरना के नीचे किसी और टिका हुआ है। उसने भी नजर घुमाई। ये तो जानी पहचानी शक्ल है। बलवंत। लगातार 3 राउंड जीतने और एक बार हारने के बाद बलवंत एक सहायक वेट्रेस की मदद से नीचे उतरा और अरना के पास रखी गोल मेज पर बैठकर आराम कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी हद तक संभल चुका है। जब रोहन ने उसकी ओर देखा, तब वही बलवंत भी रोहन को देख रहा था। वो उलझन में था। ये मुझे क्यों देख रहा है? होस्टेस भी हैरान थी और उसने पूछा, मिस्टर अभिनव। लेकिन उससे पहले कि होस्टेस कुछ कह पाती, रोहन ने खुद ही ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से देखो, समझ पाना तुम्हारे ऊपर है। उसकी गूंजती आवाज सुनकर बलवंत अवाक रह गया। आसपास मौजूद सारे मार्शल आर्ट साधक भी हक्के बक्के रह गए। क्या देखे, क्या समझे? सबके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने भी उसी ओर देखा जिधर रोहन देख रहा था, तो पाया कि बलवंत खुशी और उलझन के मिले जुले भाव के साथ अपनी भौहें उठा रहा है। उसी समय रोहन अरना से उतरकर बगीचे की ओर बढ़ गया। उसने बगीचे के नीचे बने तालाब पर नजर डाली और फिर अपना दायां अंगूठा पानी में डाल दिया। लोग और ज्यादा हैरान हो गए। ये मुखौटा पहने आदमी कर क्या रहा है? अभी अभी तो जीता है, अब अरना पर जीत का आनंद क्यों नहीं ले रहा? तालाब की ओर क्यों भागा? बलवंत की निगाहें लगातार रोहन पर टिकी थीं। शायद उसे कुछ अंदाजा हो रहा था। उधर रोहन ने दाएं अंगूठे को पानी में डुबोकर धीरे धीरे पानी हिलाया और अचानक हाथ ऊपर उठा लिया। अगले ही पल मौजूद हर शख्स दंग रह गया। उन्होंने देखा, जैसे ही रोहन का दायां हाथ ऊपर उठा, अंगूठे जितनी मोटाई की पानी की एक धारा तालाब से ऊपर खिंचाई, मानो किसी ने पानी की डोर खींची हो। रोहन की उंगलियों के इशारों पर वो पानी की धारा हवा में लहराने लगी। वो किसी छोटे से जल नागिन जैसी लग रही थी, खेलती, तैरती, लहराती हुई। ये नज़ारा देख हर कोई अवाक रह गया। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वो सब मार्शल आर्ट साधक थे, लेकिन उनकी ताकत बस आंतरिक बल तक ही सीमित थी। वे कभी आंतरिक प्राण शक्ति और आकाश पृथ्वी की शक्ति तक नहीं पहुंच पाए थे। स्वाभाविक ही था कि उन्हें पता नहीं था कि कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसा भी कर सकता है। ये क्या है? ये मार्शल आर्ट्स है या कोई जादू? कमाल है। ये तालाब का पानी खींचकर हवा में तैरा रहा है। भगवान कसम, ये कौन सा कुंग-फू है? क्या ये माया है? बताओ, क्या ये माया है? हर कोई उस दृश्य को देखकर दंग रह गया। सबके मुंह से बस हैरानी भरी बड़बड़ाहट निकल रही थी। कुछ तो खुद पर शक करने लगे कि क्या वो हकीकत की दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इतना सपनों जैसा लग रहा था कि मानना मुश्किल हो गया। लेकिन रोहन को उनकी परवाह नहीं थी। वो बस अपने हाथों की हरकत जारी रखे हुए था। सबकी नजरें उसी पानी की धारा पर टिकी थीं। रोहन की उंगलियों के इशारे पर पानी की वो धारा उसके दाएं अंगूठे के सहारे ऊपर उठती चली गई। ज्यादा दूर नहीं बने पवेलियन में हाथ तायीन का फेफड़ा मेरिडियन। अरना का नजारा देखकर एल्डर शाह अचानक जोर से बोले। उनकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। एल्डर शाह, जो रोहन को छोड़कर वहां मौजूद सबसे ताकतवर और सबसे अनुभवी साधक थे, जिनकी जानकारी मार्शल फाइटर के बारे में सबसे गहरी थी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। ये दृश्य जो मुखौटा पहने शख्स ने दिखाया था, वही पहली नाड़ी थी जिसे साधक को पहली श्रेणी के मार्शल सुपेरियर बनने के लिए पार करना पड़ता है। एल्डर शाह की बात सुनकर सभी साधक झटके से हैरानी से बाहर आए। फिर भी उनके दिलों की दहशत और हैरानी कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। साथ ही वे एल्डर शाह की कही बात को समझ भी नहीं पा रहे थे। उन्हें ये तक नहीं मालूम था कि हाथ तायीन का फेफड़ा मेरिडियन क्या है। दूसरी ओर रोहन के इशारों पर ध्यान गड़ाए बैठे बलवंत की आंखें अचानक चमक उठी। पहले तो वो हैरान हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकने लगी। रोहन पानी की धारा पर नियंत्रण बनाए रहा। उसके दाएं हाथ से धारा ऊपर उठी और हाथ तायीन का फेफड़ा मेरिडियन के रास्ते से होकर जोंगफू पॉइंट तक पहुंची।
जोंगफू पॉइंट, जो हाथ ताइयिन का फेफड़ा मेरिडियन से जुड़ा है, छाती की पहली पसली की समतल जगह पर कॉलरबोन के नीचे बीच की रेखा से 6 इंच दूर होता है। ये पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर के पास का बिंदु है, जिसे ह्यूमन जोंगफू भी कहते हैं। पानी की धारा बहती रही। दाएं कंधे के जोंगफू पॉइंट पर कुछ देर ठहरने के बाद वो फौरन बाएं कंधे के जोंगफू पॉइंट पर कूद गई। फिर वो धारा रोहन के बाएं हाथ की हाथ ताइयिन का फेफड़ा मेरिडियन से होकर नीचे उतरी और उसके अंगूठे के सिरे पर मौजूद शोशांग पॉइंट तक पहुंची। थोड़ी देर वहां ठहरकर धारा फिर से उठी और उसके दाएं अंगूठे के शोशांग पॉइंट पर लौट आए। इस तरह पूरा चक्र पूरा हुआ। बलवंत की निगाहें और गहरी होती गईं। देखते देखते वो इतना मोहित हो गया कि उत्साह में उसका शरीर कांप उठा। अब उसे सब समझ आ गया था। यह मुखौटा पहने शख्स मुझे मार्गदर्शन और शिक्षा दे रहा है। सिर्फ ये दृश्य देखकर ही उसे अपार लाभ मिला, यहाँ तक कि उसे लगा कि वो अब ब्रेक थ्रू के बेहद करीब पहुंच गया है। आसपास चारों ओर सभी लोगों की निगाहें अब भी रोहन पर टिकी थीं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब पूरी चुप्पी में उसे देख रहे थे, जैसे किसी अद्भुत प्रदर्शन के गवाह बन रहे हों। एक चक्कर पूरा करने के बाद भी रोहन रुका नहीं। उसने पानी के बहाव को और घुमाया और पहले जैसे ही कदम दोहराने लगा। पूरे 3 चक्कर लगाने के बाद रोहन ने आखिरकार अपना आंतरिक ऊर्जा छोड़ दिया। जैसे ही सहारा छूटा, सामने हवा में तैर रहा पानी तुरंत एक बूंद बनकर नीचे तालाब में गिर पड़ा। सब कुछ समाप्त करने के बाद रोहन ने नजरें घुमाकर बलवंत की ओर देखा। जैसे ही उनकी नजरें टकराईं, बलवंत ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और कुछ बोले बिना पीछे रखी लकड़ी की कुर्सी को लात से धकेला, तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और समझने पर ध्यान लगाने लगा। रोहन हल्का मुस्कुराया। असल में इस बार रोहन ने उसे सिर्फ पहले दर्जे के मार्शल सुपेरियर के आंतरिक ऊर्जा का संचालन ही नहीं दिखाया था, बल्कि उसमें आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा भी मिला दी थी। निस्संदेह जब कोई मार्शल प्रैक्टिशनर मार्शल सुपेरियर बनने की कोशिश करता है तो सबसे कठिन चीज यही आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा होती है। अनगिनत लोग इसी वजह से प्रैक्टिशनर स्तर पर ही अटके रह जाते हैं और सारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण था कि वह खजाना इतने लोगों के बीच लोकप्रिय था, क्योंकि उसमें आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा मौजूद थी। अगर मार्शल प्रैक्टिशनर से मार्शल सुपेरियर तक की पदोन्नति की तुलना हम नंगे हाथों से 10,000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान चढ़ने से करें, तो आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा उस चट्टान पर चढ़ने के लिए जरूरी सहारे जैसी थी। अगर कोई इस ऊर्जा को न समझ पाए तो इतनी चिकनी चट्टानों को देखकर उसे पता ही नहीं चलेगा कि शुरुआत कहाँ से करे। लेकिन अगर उसके पास आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा हो, चाहे उसने खुद उसे समझा हो या खजाने से पाया हो, तो उसके पास वह सहारा और बल होगा जिससे वह चट्टानों पर चढ़ सके। रोहन इस बात को भली भांति जानता था। उसे ये भी समझ आ गया था कि बलवंत मार्शल सुपेरियर स्तर से नीचे क्यों अटका हुआ था। वजह यही आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा थी। इसलिए उसने प्रदर्शन में इसे खास तौर पर शामिल किया, ताकि बलवंत खुद उसे महसूस कर पाए और समझ सके। अब लग रहा था कि बलवंत ने इसे साफ साफ महसूस कर लिया है। ये देखकर रोहन बेहद संतुष्ट हुआ। अब आगे सब तुम्हारे खुद के हाथ में है, रोहन ने मन ही मन सोचा। वह न तो बलवंत का रिश्तेदार था और न ही दोस्त। उसकी मदद करने का कारण बस यही था कि उसने प्रतियोगिता में बार बार गिरकर उठने और दरार करने की उसकी अदम्य इच्छा देखी थी। लेकिन अफसोस, आखिरकार वह लगातार गिरने और फिर उठने के बावजूद दरार नहीं कर पाया। इसीलिए रोहन ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। इधर जैसे ही रोहन रुका, अब तक स्तब्ध लोग आपस में बातें करने लगे। सबकी आंखें अब भी रोहन पर ही जमी थीं। उनकी नजरों में रोहन किसी रहस्य से कम नहीं था। वह इतना रहस्यमय था कि मानो किसी सपने जैसा प्रतीत हो रहा हो। पवेलियन में एल्डर शाह ने भी बलवंत की स्थिति को देख लिया। तुरंत वो पवेलियन से बाहर निकले और चलते चलते जोर से बोले, सब चुप रहो, कोई दरार करने वाला है और सफलतापूर्वक प्रमोशन लेने वाला है। ये सुनते ही चारों ओर हलचल मच गई। सभी ने रोहन का प्रदर्शन देखा था। हमें तो बस सपने जैसा ही एहसास हुआ, लेकिन बलवंत ने सिर्फ एक बार देखकर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन तुरंत सब चुप हो गए। कई लोग अपने आप ही बलवंत की रक्षा के लिए आगे आ गए। वे इधर उधर सतर्क निगाहों से देखने लगे। डर था कि कहीं कोई अचानक आकर उसे परेशान न कर दे। आखिर मार्शल फाइटर में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। एक पल में ही पूरा माहौल शांत हो गया। आधा मिनट भी नहीं बीता था कि पालथी मारकर साधना में बैठे बलवंत का शरीर अचानक हिला। उसने आंखें और मुंह खोल दिए। आबू, उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, मानो आकाश और पृथ्वी को हिला दी हो। उसकी आंखें चमक उठी। वो ब्रेक थ्रू कर गया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई मुस्कुरा उठा। बलवंत अचानक खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। चेहरे पर अविश्वास, उत्साह और खुशी की झलक थी। पहले दर्जे का मार्शल सुपेरियर स्तर वो सफल हो गया। उत्साह शांत होते ही बलवंत ने नजरें घुमाई और रोहन को ढूंढने लगा। वो उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन देखा कि मुखौटा पहने वो रहस्यमयी व्यक्ति तो गायब हो चुका है।
इसी समय एल्डर शाह ने भी गौर किया कि रोहन वहां नहीं था। तुरंत घबराते हुए वो आसमान की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोले, रहस्यमय योद्धा, अगले हफ्ते इसी दिन एक और कंपेयरिंग नोट्स सभा होगी, कृपया जरूर आइएगा। हम सब आपका सम्मानपूर्वक इंतजार करेंगे। मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनकी आवाज अंधेरी रात के आसमान में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैदान में मौजूद लोग चारों ओर घूमकर रोहन को ढूंढने लगे, मगर वे उसे कभी नहीं पा सके। आपने जरूर सुना होगा, कृपया आना ही होगा, एल्डर शाह ने मन ही मन प्रार्थना की। रोहन की हरकतों ने उन्हें गहरे तक हिला दिया था। सिर्फ साधारण सी मार्गदर्शन देकर उसने एक मार्शल सुपेरियर तैयार कर दिया। आखिर उसकी क्षमता कितनी अद्भुत होगी। इसी वजह से एल्डर शाह ने पुकारते समय सम्मानसूचक शब्दों के बजाय सीधे मैं कहा था। वरिष्ठ के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। बलवंत ने भी जोर से चिल्लाकर कहा। फिर उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान उसी ओर चला गया। पहले दर्जे का मार्शल सुपेरियर। वो सचमुच पहले दर्जे का मार्शल सुपेरियर बन गया। पूरे अहमदाबाद शहर में भी मार्शल सुपेरियर्स की गिनती उंगलियों पर है। यानी मार्शल सुपेरियर कितना दुर्लभ और कितना शक्तिशाली होता है, ये साफ है। उसी समय सबको आखिरकार समझ आ गया कि वो अनाम रहस्यमय आदमी असल में कम से कम मार्शल सुपेरियर स्तर का एक शीर्ष विशेषज्ञ है। ऐसा दुर्लभ था कि किसी पहले दर्जे के मार्शल सुपेरियर से मुलाकात हो जाए। चूंकि लोग रोहन को ढूंढ नहीं पाए, सब बलवंत को बधाई देने आगे बढ़े। बलवंत ने भी विनम्रता से उनके अभिवादन का जवाब दिया। बधाई के बाद लोगों के बीच फिर सवाल उठने लगे, अगर वो अनाम वरिष्ठ इतना महान विशेषज्ञ है तो क्या उसे अभी हुई प्रतियोगिता में विजेता मानना चाहिए? हाँ, इतने ताकतवर विशेषज्ञ का अखाड़े में आना तो जैसे दूसरों पर धौंस दिखाने जैसा है। और उसने तो इतनी मुश्किल से लड़ाई की, मुझे लगा वह हार गया था। हाँ, उसे विजेता नहीं मान सकते। सब आपस में चर्चा करने लगे और कई लोग उलझन में थे कि इस मुकाबले का फैसला कैसे किया जाए। तभी विकास, जो अखाड़े में था, आगे आया और बोला, सभी लोग सुने, आज मैं सचमुच घमंडी था, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मैं सीनियर अभिनव से हार गया, क्योंकि मुकाबले के दौरान सीनियर अभिनव हमेशा अपनी शक्ति दबाए हुए थे। जब मैं उनसे लड़ रहा था, उनकी ताकत बस मार्शल प्रैक्टिशनर स्तर पर ही थी, यह मैं साफ महसूस कर सकता था। सबके चेहरे हैरानी से जम गए। तो यही वजह थी कि दोनों बराबरी पर अटक गए थे। अब बात समझ में आई। अभिनव सचमुच एक सच्चे विशेषज्ञ की तरह व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच एल्डर शाह भी अखाड़े पर आए और बोले, सभी लोग ध्यान दें, हमारे अहमदाबाद शहर में एक महान विशेषज्ञ आ चुके हैं। यह मौका दुर्लभ है, हमें इसे जरूर पकड़ना होगा और अगले हफ्ते उनसे मार्गदर्शन लेना होगा। सबकी आंखें अचानक चमक उठी। सभी ने मन ही मन तय कर लिया कि वे अगले हफ्ते जरूर आएंगे और उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगे। वहीं रोहन के पास बैठे मार्शल आर्टिस्ट को जैसे अब होश आया। हे भगवान, वह इंसान कितना जबरदस्त है। उसे पहले से सब पता था, तभी तो लगातार 4 बार जीत पाया। कमाल है। अगली बार मुझे उससे कोई न कोई संबंध जरूर बनाना होगा। उधर दो अमीरजादों ने एक दूसरे को देखा और कड़वी हंसी हंसी। भले ही उनका प्रतिद्वंदी विकास उनकी इच्छा के अनुसार हार गया, लेकिन लगता था उन्होंने एक महान विशेषज्ञ को नाराज कर दिया है। जहां तक 2 लाख रुपए की बात है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं। मैंने गलत आकलन कर लिया। अगर तुम्हें 2 लाख की परवाह ही नहीं थी तो खजाना बेचने की क्या जरूरत थी? इससे तो हमें गलतफहमी हुई। अंधेरे में रोहन भूत की तरह हवा की गति से सुनसान उपनगर की ओर बढ़ रहा था। वह एल्डर शाह की पुकार और बलवंत का धन्यवाद सब सुन चुका था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। असल में इस बार वह कंपेयरिंग नोट्स सभा में सिर्फ ये देखने आया था कि यह कैसी होती है और मार्शल फाइटर के लोगों से मिलकर अपनी समझ बढ़ाना चाहता था। लेकिन नतीजा ये हुआ कि लोग उसे जबरदस्ती अखाड़े में खींच लाए। इससे वह बहुत खिन्न था। बेशक सभा में रोहन ने देखा कि पड़ोसी प्रांत का विकास थोड़ा घमंडी है, लेकिन उसमें कोई बुरी नियत नहीं थी। वह बस इसलिए अहंकारी हो गया था क्योंकि उसकी शक्ति काफी थी और उसने एक अजेय प्रतिद्वंदी को हरा दिया था। इसीलिए रोहन ने उस पर गंभीर हमला नहीं किया और न ही उसे अलग किया, बल्कि उसने उसके सामने मार्शल सुपेरियर स्तर की आंतरिक ऊर्जा की विधि का प्रदर्शन किया। आखिरकार विकास की ताकत भी बलवंत जैसी ही है। दोनों ही मार्शल सुपेरियर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के करीब हैं। उसे दिखा देना कोई बुरी बात नहीं। प्रदर्शन के बाद रोहन जानता था कि अब वो सबकी नजरों में आ जाएगा और चर्चा का केंद्र बनेगा, इसलिए उसने सही समय देखकर चुपचाप निकलने का फैसला किया। उसे डर था कि अगर ज्यादा देर रुका तो उसकी असल पहचान उजागर हो सकती है। जहां तक अगले हफ्ते की सभा की बात थी, उसने अब तक तय नहीं किया था कि आएगा या नहीं, इसलिए एल्डर शाह को कोई जवाब नहीं दिया। इस समय वो अब भी वापस स्कूल जाने के रास्ते पर था। उधर पूरे अहमदाबाद मार्शल फाइटर में सनसनी मच चुकी थी।
जैसे ही रोहन वहां से निकला, किसी ने कंपेयरिंग नोट्स सभा की घटना पर एक पोस्ट लिखा और अहमदाबाद मार्शल फाइटर बीबीएस पर डाल दिया। हालांकि कोई फोटो या वीडियो नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद ढेरों मार्शल आर्टिस्ट्स की वजह से अहमदाबाद मार्शल फाइटर के लोगों को इसमें जरा भी शक नहीं हुआ। आखिर सभा एल्डर शाह के क्षेत्र में हुई थी, वहां जो कुछ हुआ उस पर कोई गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौंकाने वाला, कंपेयरिंग नोट्स सभा में रहस्यमयी मुखौटा पहने शख्स नजर आया, जिसने एक मार्शल प्रैक्टिशनर को मार्गदर्शन देकर सीधे पहले दर्जे का मार्शल सुपीरियर बना दिया। पोस्ट का शीर्षक बिल्कुल वैसे था जैसे मनोरंजन समाचारों में तिल का ताड़ बना दिया जाता है, लेकिन मानना पड़ेगा ये शीर्षक तुरंत सबका ध्यान खींचने लायक था। जैसे ही यह पोस्ट आया, उसने पूरे अहमदाबाद मार्शल फाइटर की नजरें अपनी ओर खींच लीं। चाहे वे मार्शल आर्टिस्ट जो सभा में शामिल होने के योग्य नहीं थे, या वे जो समय की कमी या अन्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए, सभी बीबीएस पर नजर गड़ाए हुए थे। आखिर सब ये जानना चाहते थे कि सभा का नतीजा क्या रहा। लेकिन सामने आया तो वह नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि एक ऐसा पोस्ट जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। एक रहस्यमयी विशेषज्ञ। वह कितना रहस्यमयी है? ये पोस्ट करने वाला कहीं क्लिकबैट तो नहीं, कोई असली सबूत है? सच में, क्या ये सच है? वह वाकई कमाल का है। कोई इंसान सचमुच मार्शल प्रैक्टिशनर को पहले दर्जे का मार्शल सुपीरियर बना सकता है? हालांकि मैं मानना चाहता हूं, और एल्डर शाह के क्षेत्र में कोई बकवास करने की हिम्मत भी नहीं करेगा, फिर भी इस बात पर शक है। भला इस दुनिया में कौन इतना बड़ा है कि यूं ही किसी प्रैक्टिशनर को पहले दर्जे का मार्शल सुपीरियर बना दे? क्या पोस्ट करने वाला हमारा मजाक उड़ा रहा है? लगता है पोस्ट करने वाला कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा है। क्या उसे पता है मार्शल प्रैक्टिशनर और पहले दर्जे के मार्शल सुपीरियर के बीच की खाई कितनी गहरी है? उसे पार करना कितना मुश्किल है? उसके लिए आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा चाहिए होती है। यूं ही कैसे ब्रेक थ्रू हो सकता है? अगर ऐसा कोई वाकई मौजूद है तो मैं अपना नाम तुम्हारे नाम पर रख लूंगा। थोड़ी ही देर में कुछ लोग जो उस जगह पर मौजूद थे बाहर आकर बोले, मैं वहां मौजूद था। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि यह सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ, मैं भी वहां था और मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मुझे नहीं पता कि वो शख्स अपनी पहचान बताना चाहता है या नहीं, लेकिन जब इतने लोग शक करने लगे तो मुझे आगे आकर सच बताना पड़ा। वो रहस्यमयी इंसान ही था जिसने ये सब किया, और उसकी गाइडेंस में ब्रेक थ्रू करने वाला व्यक्ति था बलवंत। जैसे जैसे वहां मौजूद लोग एक एक करके ये सब समझाने लगे, बीबीएस पर लोगों की राय अचानक तेज हो गई और सबका जोश भड़क उठा। बलवंत, मैंने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन कभी मिला नहीं। इसकी ताकत कैसी है मुझे नहीं पता। तुम्हारी बात माने तो क्या बलवंत सचमुच फर्स्ट क्लास मार्शल सुपीरियर बन गया है? ये कैसे हो सकता है? क्या सचमुच इतना बड़ा कमाल हुआ है? वाह, ये तो धमाकेदार खबर है। आखिर वो रहस्यमयी शख्स कौन है? उसकी उम्र कितनी है? कद लंबा है या छोटा? मोटा है या पतला? क्या तुम उसका चेहरा नहीं देख पाए? क्या उसे पहचानते नहीं? उसे रहस्यमयी आदमी क्यों कह रहे हो? जरा बताओ तो सही, उसने बलवंत को कैसे गाइड किया? चारों तरफ से सवालों की झड़ी लग गई। जिसने ये पोस्ट शुरू की थी और खुद कंपेयर नोट्स असेंबली में मौजूद था, उसने धैर्य से जवाब देना शुरू किया। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि बलवंत एक मार्शल प्रैक्टिशनर से ब्रेक थ्रू करके फर्स्ट क्लास मार्शल सुपीरियर बना। उससे पहले उसने एरिना में लगातार 3 मुकाबले जीते थे। आखिर में उसे पड़ोसी प्रांत के एक्सपर्ट विकास ने हरा दिया। हाँ, ये बात याद करके तो अब भी हंसी आती है। जानते हो, विकास बहुत घमंडी था। दरअसल वो रहस्यमयी आदमी उससे लड़ने का इरादा रखता ही नहीं था, लेकिन जब उसने बलवंत को हराया तो उसने पूरे अहमदाबाद मार्शल फाइटर को एरिना पर खुली चुनौती दे दी, एक पड़ोसी प्रांत का आदमी होकर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स एरिना पर नहीं जा सकते थे, वरना पड़ोसी प्रांत वाले हम पर हंसते। नतीजा ये हुआ। फिर क्या हुआ बताओ ना, बस कह ही दो, हमें क्यों छेड़ रहे हो? कुछ देर तक ऐसा माहौल रहा जैसे सब सोने से पहले कोई कहानी सुनने का इंतजार कर रहे हों। जैसे जैसे और लोग रिप्लाई करने लगे, वह जवाब देने वाला जिसने सबको छेड़ा हुआ था आखिरकार बोला। नतीजा ये हुआ कि विकास लगातार उकसाता रहा। कोई भी उससे लड़ने एरिना पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जिससे उसका घमंड और बढ़ गया। ऊपर से उसने खुद भी लोगों को चैलेंज किया, और सोचो, भीड़ में से जिस शख्स को उसने चुन लिया वो था वही रहस्यमयी आदमी। उसने कहा कि वो रहस्यमयी आदमी उसे तुच्छ समझ रहा है। पता नहीं उसे कहां से लगा कि रहस्यमयी आदमी उसे तुच्छ समझ रहा है, क्योंकि उस शख्स ने अपना चेहरा हमेशा ढका हुआ रखा था और कभी असली शक्ल दिखाई ही नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी इस उकसावेबाजी में पता चलेगा कि वही रहस्यमयी आदमी वही है जिसने पिछली बार ट्रेड फेयर में खजाना बेचा था। ये सुनकर सब दंग रह गए। क्या वही जिसने खजाना बेचा था? असल में वही था। मैंने सुना था कि हमारे अहमदाबाद मार्शल फाइटर में एक अजीब शख्स आया है जो खजाने बेचकर पैसे कमा रहा है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दरअसल इतना बड़ा एक्सपर्ट होगा। इसमें हैरानी क्या है?
मैंने पहले भी सुना था कि वो रहस्यमयी आदमी बेहद ताकतवर है और यहाँ तक कि उसने हवा में ही गाड़ी को दूर उछाल दिया था। मैंने भी सुना है कि उस रहस्यमयी आदमी का स्तर बहुत ऊंचा है। फिर आगे क्या हुआ, जल्दी बताओ, तुरंत अपडेट दो। चर्चा के बीच सब लगातार अपडेट की मांग करते रहे। थोड़ी ही देर में पोस्ट लिखने वाले ने फिर से अपडेट दिया। वहां माहौल गर्म हो गया था। जैसे ही सबको पता चला कि वही शख्स पिछली बार खजाना बेच चुका है, सबको सब कुछ साफ हो गया। तभी वहां किसी ने खड़े होकर कहा कि अगर वह रहस्यमयी आदमी पड़ोसी प्रांत वाले विकास को हरा दे तो वह उसे सीधे 2 लाख रुपये देगा। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही कोई डील तय कर ली गई हो। आखिरकार सबकी उम्मीदों के बीच वो रहस्यमयी शख्स एरिना में आ गया। उसके बाद जो हुआ वह सबकी उम्मीदों से परे था। पोस्ट लिखने वाले ने फिर सबको थोड़ी देर तक छेड़ा। लग रहा था कि सब इस पूरी घटना का सच जानने के लिए बुरी तरह खींच चुके थे। सब पागलों की तरह रिप्लाई करके अपडेट मांगने लगे। इसी बीच बलवंत खुद सामने आया। मैं हूं बलवंत। पता नहीं सीनियर अभिनव मेरी ये रिप्लाई देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। बलवंत की यह रिप्लाई आते ही पूरा बीबीएस हिल गया। अब तो सबको यकीन हो गया कि यह सच है। जब खुद वही व्यक्ति सामने आकर बता रहा है तो ये झूठ कैसे हो सकता है। कई लोगों ने बलवंत से सवाल किए, लेकिन वह सिर्फ ये रिप्लाई छोड़कर तुरंत ऑफलाइन हो गया। लाचार होकर लोगों ने फिर से ध्यान पोस्ट लिखने वाले की ओर मोड़ा और उससे अपडेट मांगते रहे। फिर आगे वह रहस्यमयी शख्स और विकास एरिना पर भिड़ गए। शुरुआत में दोनों बराबरी पर रहे और एक समय तो विकास ने उसे दबा भी लिया, लेकिन लड़ाई के दौरान सबने देखा कि वह रहस्यमयी आदमी विकास की लड़ने की कला को सीख रहा था और उसी के तरीकों से उससे भिड़ रहा था। भले ही विकास ने उसे कई बार मारा, लेकिन वह हारा नहीं। उल्टा उसने जोरदार झटका देकर विकास को दूर फेंक दिया और मुकाबला जीत लिया। उसके बाद उस रहस्यमयी आदमी ने बलवंत को गाइड करना शुरू किया। उसने हाथ पानी में डाला, तालाब से पानी की एक धारा निकाली और उसे अपने चारों ओर 3 बार घुमाया। नतीजा ये हुआ कि बलवंत ने सचमुच ब्रेक थ्रू किया और सीधे मार्शल प्रैक्टिशनर से फर्स्ट क्लास मार्शल सुपीरियर बन गया। अंत में जब सब लोग हक्का बक्का थे, वह रहस्यमयी शख्स अचानक गायब हो गया। कंपेयर नोट्स असेंबली यहीं खत्म हुई। पोस्ट लिखने वाले ने पूरी कहानी एक ही बार में बता दी। जब सबने पूरी घटना का सिलसिला जाना तो बीबीएस पर चर्चा और भी जोरदार हो गई। हे भगवान, ये रहस्यमयी शख्स तो कमाल का है। क्या ये वही मशहूर आना और बिना निशान छोड़े चले जाना वाली ताकत है? उसने सचमुच पानी को हवा में तैराया। कमाल है। तो असलियत यह है कि उस रहस्यमयी आदमी के पास इतनी जबरदस्त ताकत है कि वह बिना खजाने के भी किसी को सीधे प्रमोशन दिला सकता है। तभी तो वह खजाना बेचकर पैसे कमा रहा था, क्योंकि खजाना उसके लिए बिल्कुल बेकार है। ये रहस्यमयी शख्स तो किसी राक्षस जैसा है। आखिर वो किस स्तर तक पहुंच चुका है? किस क्लास का मार्शल सुपीरियर है? ज्यादातर लोग तो उसकी ताकत देखकर दंग रह गए, लेकिन कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर रहे थे। आखिरकार ये भारत था। इतने बड़े देश में जहां संसाधन भरपूर हैं, वहीं नफरत करने वाले भी बहुत हैं। क्या ये सब ज्यादा नहीं है? ये तो किसी कहानी जैसा लग रहा है। अगर उसमें इतनी ताकत है तो किसी और को भी गाइड क्यों नहीं करता? शायद ये सब एक्टिंग थी। हाँ, मैं भी नहीं मानता। रहस्यमयी आदमी कहने से क्या होगा? कोई सबूत दिखाओ, वीडियो या तस्वीरें। बिल्कुल सही, इतने लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उसका चेहरा ही नहीं देखा। आखिर किसे रहस्यमयी आदमी कह रहे हो? जब किसी की पहचान तक नहीं कर सकते तो खुद को मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर मत कहो। इसकी तुम लोगों को लायक ही नहीं है। ये लोग तो बस यूं ही कल्पनाएं कर रहे हैं। देखना ही मानना है। मेरी राय में तो ये सब सिर्फ पब्लिसिटी है। कुछ लोग कंपेयर नोट्स असेंबली में गए होंगे, लेकिन वे अपना खर्चा तक वसूल नहीं कर पाए। एक के बाद एक तरह तरह के शक और बुरे कमेंट आने लगे। लोगों ने जमकर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया। पोस्ट लिखने वाला फिर सामने आया। अगर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देख लो। एल्डर शाह ने उस रहस्यमयी शख्स को अगले गुरुवार होने वाली कंपेयर नोट्स असेंबली में बुलाया है। भले ही उसने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वह जरूर आएगा। तब जाकर खुद देख लेना। ये खबर फैलते ही लोग तुरंत उत्साहित हो गए। हेटर्स चुप हो गए और बहुत से लोग कहने लगे कि वे भी इस बार जरूर जाएंगे ताकि उस रहस्यमयी आदमी का असली चेहरा देख सकें। कुछ तो इतने बेचैन हो गए कि कहने लगे, हमें तो खुद उसे चैलेंज करने की खुजली हो रही है। लेकिन इधर पूरे मार्शल फाइटर की इस चर्चा के बीच रोहन वापस हॉस्टल लौट आया और तुरंत गहरी नींद में सो गया। अगले दिन दोपहर की क्लास खत्म होने के बाद रोहन लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में पहुंचा। अगस्त्य को देखते ही मुस्कुराते हुए बोला, मैंने किताबें पढ़ना पूरा कर लिया। क्या पूरा कर लिया? पीछे बैठे अगस्त्य पहले तो हैरान रह गए, फिर जैसे ही समझे आश्चर्य से बोले, इतनी जल्दी? हूँ। रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। अगस्त्य ने रोहन को गहराई से देखा और तुरंत बोले, जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। रोहन मुस्करा दिया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्य ऐसा कह देंगे। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार अगस्त्य का भरोसा और स्वीकृति इतनी आसानी से मिलना कोई आसान बात नहीं थी। मिस्टर बेदी, अब आगे क्या करना है? रोहन ने पूछा। कल शनिवार है, मेरे साथ मरीजों को देखने चलना, अगस्त्य ने कहा। रोहन ने उलझन में उनकी तरफ देखा। थोड़ी झिझक के बाद धीमी आवाज में अनिश्चितता से पूछा, आपकी महानता देखने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए? अगस्त्य तुरंत गुस्से से भर उठे। तुम्हारे दिमाग में चलता क्या है? ओह ओह, रोहन ने तुरंत सिर हिलाया और जवाब दिया। तो ये मतलब नहीं था कि पिछली बार की तरह वे अपनी महानता साबित करेंगे। मैंने ही ज्यादा सोच लिया, लेकिन उसके मन में अब भी थोड़ी उलझन थी। मैंने अभी अभी किताबें पढ़कर खत्म की हैं और अगस्त्य मुझे तुरंत सिखाने वाले हैं। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? फिर सोचा, अगस्त्य भारतीय चिकित्सा जगत के बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके अपने अनोखे सिखाने के तरीके होंगे। उन्हें पता है कि शिष्य को कैसे सिखाना है। ये सोचकर उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। धन्यवाद मिस्टर बेदी। रोहन ने झुककर आभार जताया। कल सुबह 8 बजे स्कूल गेट पर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, अगस्त्य ने सिर हिलाते हुए कहा। रोहन ने हामी भरी और चला गया। लेकिन रोहन के जाते ही अगस्त्य ने भौहें उठाईं। उसकी पीठ की ओर देखते हुए मन में बुदबुदाए, ये लड़का इतना तेज कैसे पड़ गया? सिर्फ 3 हफ्ते ही तो हुए हैं। इतनी सारी किताबें थीं, जिनमें से ज्यादातर बेहद कठिन थीं। साधारण लोग तो इनर कैनन ऑफ द येलो एम्परर को पढ़ना भी मुश्किल समझते हैं। आमतौर पर 20 किताबों में से इनर कैनन ऑफ द येलो एम्परर उसे 100 बार पढ़नी चाहिए। बाकी 19 किताबें कम से कम 20 बार पढ़नी होती हैं। अगर कोई रोज एक किताब भी पढ़े तो उसे पूरा करने में 2 साल लग जाएंगे। लेकिन ये लड़का सिर्फ 3 हफ्ते, मैं हैरान क्यों न होऊं? शक तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले रोहन पर भरोसा करने का ही निश्चय किया। डिनर के बाद रोहन जब हॉस्टल लौटा तो देखा कि एकांश, जतिन और विनोद तीनों एक जैसे चेहरे बनाकर सिर झुकाए बैठे हैं, मानो बहुत परेशान हों। क्या तुम लोग अभी गोल्डन माउंटेन पर नहीं होने चाहिए? रोहन ने हैरानी से पूछा। इन दिनों तो तीनों गोल्डन माउंटेन में कड़ी मेहनत कर रहे थे। मत पूछो, जतिन ने रोहन की ओर बेबसी से देखा और फिर मुंह फेर लिया। सबसे छोटे, हम बुरी तरह फंस गए, विनोद उदासी से बोला। क्या हुआ? रोहन हैरान होकर पूछ बैठा। हमें वहां से निकाल दिया गया, एकांश ने भारी सांस लेकर कहा। गोल्डन माउंटेन के एडमिनिस्ट्रेटर वापस आ गए। हम उनसे शिष्य बनने की उम्मीद लिए पहुंचे थे, लेकिन हमारी बात कहने से पहले ही वे हम पर बरस पड़े और कहा कि हमने पूरी पहाड़ी की जड़ी बूटियां बर्बाद कर दी हैं। हम एक शब्द भी नहीं बोल पाए और हमें बाहर निकाल दिया गया। सच में बहुत डिप्रेस कर दिया, जतिन ने समय पर जोर दिया। बात सुनकर रोहन हल्की सी हंसी हंसा और तुरंत बोला, क्या शानदार मौका है। तीनों इस बार बिल्कुल चुप रह गए। सबने आंखें घुमा लीं। भाई प्लीज हमें मत चिढ़ाओ, हम भाई हैं। क्या भाइयों से भी इतना कठोर होना जरूरी है? विनोद ने मजबूरी की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, जतिन ने भी पीछे मुड़कर रोहन की तरफ बेचारगी से देखा और बोला, तुमने ही कहा था कि यह हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम गोल्डन माउंटेन का ख्याल रखकर एडमिनिस्ट्रेटर पर अच्छा असर डालें। हमने वही किया जैसा तुमने कहा था। अब भी तुम्हें लगता है कि हम काबिल नहीं हैं और हमें दूसरा मौका चाहिए? ऐसा नहीं है, रोहन ने सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, क्या तुम जानते हो मुसीबत के बाद मिलने वाला सुख और तूफान के बाद आने वाली शांति क्या होती है? तीनों ने तिरछी मुस्कान के साथ देखा। हालांकि तुम्हारा इंप्रेशन गोल्डन माउंटेन के एडमिनिस्ट्रेटर पर थोड़ा खराब पड़ा, लेकिन फिर भी तुमने उन पर असर डाला और उन्होंने तुम्हें याद रखा, है ना? रोहन ने तीनों की तरफ देखते हुए कहा, भले ही तुमने गलत इंप्रेशन छोड़ा है, लेकिन अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम माफी मांगो और विनम्रता से मेहनत करके सीखो। जब तुम ईमानदारी से अपनी गलती मानोगे और जड़ी बूटियों की देखभाल में मन लगाओगे तो एडमिनिस्ट्रेटर को लगेगा कि उन्होंने तुम्हें गलत समझा था। उस वक्त उनका अच्छा इंप्रेशन सिर्फ एक सामान्य भावना नहीं रहेगा, बल्कि उस गलतफहमी पर होने वाले उनके अपराध बोध पर आधारित होगा। पहले तो तीनों ने तिरस्कार भरी नजर से देखा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ध्यान से सुना, अनजाने में उनकी आंखें रोहन पर टिक गईं। याद रखो, असली संकल्प और मेहनत तब दिखती है जब इंसान गलती से सीखकर बिल्कुल सही दिशा में बढ़ता है। जब गोल्डन माउंटेन का एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारे बारे में बेहतर सोचेगा, तभी तुम्हारी अप्रेंटिस प्लान आसानी से आगे बढ़ पाएगी। इतना कहकर रोहन चुप हो गया। उसने मुड़कर तीनों को देखा, लेकिन पाया कि तीनों अब भी हैरानी में थे, मानो बात उनकी समझ से बाहर हो। तुम्हारा मतलब है? एकांश थोड़ा झिझकते हुए बोला। वो हमें इसलिए शिष्य नहीं बनाएगा क्योंकि हम पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन अगर हम में सुधार की गुंजाइश दिखे तो शायद असर और अच्छा होगा। विनोद और जतिन ने एक दूसरे को देखा, पर अब भी समझ नहीं पाए। इसे ऐसे भी कह सकते हो, रोहन ने सिर हिलाकर कहा। ये सुनकर भी जतिन और विनोद उलझन में ही रहे। आखिर चल क्या रहा है? हमें तो वहां से निकाल ही दिया गया था, अब वापस जाकर करेंगे क्या?
फिर भी हमें तो अभी अभी डांट कर भगाया गया, अगर अब वापस गए तो और डांटे नहीं जाएंगे क्या? उसके बाद भी अप्रेंटिस प्लान, इसमें इतना बड़ा खास क्या है? जतिन ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है? विनोद ने सिर खुजलाया और रोहन व एकांश की तरफ देखा, जैसे उनसे जवाब की उम्मीद कर रहा हो। अगर समझ नहीं पा रहे तो छोड़ो, एकांश बिस्तर से उछलकर बोला, चलो जल्दी गोल्डन माउंटेन के एडमिनिस्ट्रेटर से माफी मांग लो, फिर जाकर काम करो। वो आगे बढ़ा और विनोद और जतिन को खींचता हुआ बाहर भागा। दोनों को वह बिना समझे समझे ही ले गया। तीनों निकल गए। रोहन ने सिर हिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। वो सच में अपने तीनों रूममेट्स के लिए मास्टर बन चुका था, लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि आखिर तीनों ने गोल्डन माउंटेन को कैसे संभाला और फिर वहां से निकाले क्यों गए। हालांकि यह अनपेक्षित नहीं था, लेकिन इतना भी चौंकाने वाला नहीं लगा। आम लोगों की नज़र में वहां से निकाला जाना वाकई बहुत शर्मनाक है और उसके बाद वापसी संभव नहीं। लेकिन रोहन का नजरिया बिल्कुल अलग था। सबसे पहले तीनों ने गोल्डन माउंटेन के एडमिनिस्ट्रेटर पर पूरी तरह से बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ा था। भले ही उन्होंने जड़ी बूटियां बिगाड़ दी थी, लेकिन उनकी कोशिश सच्ची थी, वो मदद करना चाहते थे। ये बात निश्चित ही एडमिनिस्ट्रेटर समझ सकता था, और जब तक ये बात मौजूद थी वो उन्हें बहुत कठोरता से नहीं देखेगा, बल्कि अगर तीनों ईमानदारी से अपनी गलती मान लें और सुधार के लिए मेहनत करें तो सूनर और लेटर उसका नजरिया उनके लिए बदल जाएगा। ये सोचकर रोहन हल्के से मुस्कुराया। वो करवट लेकर बिस्तर पर बैठ गया और तांबे के सिक्कों की ओर देखने लगा। आज सिक्के 3 हो गए थे। पिछली बार तक 2 सिक्के एक साथ बंधे हुए थे। जब रोहन ने मानसिक शक्ति से उन्हें उठाने की कोशिश की थी और लगभग सफल हो गया था, तब उसने तीसरा सिक्का जोड़ दिया था। इससे मुश्किल कई गुना बढ़ गई, लेकिन पिछली कसरत से उसकी मानसिक शक्ति काफी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए बढ़ी हुई कठिनाई अब असंभव नहीं लग रही थी। बाएं शांत भाव से रोहन ने तीनों सिक्कों पर नजर गड़ाई और तुरंत मानसिक शक्ति लगाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, और नतीजा, सिक्के हल्के से हिल गए। ये देखकर वो हैरान रह गया। उसे साफ याद था कि जब 1 से 2 सिक्के हुए थे तब उसकी मानसिक शक्ति उन्हें हिला भी नहीं पाती थी, लेकिन अब 3 नए सिक्कों को वो हिला पा रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब था कि उसकी मानसिक शक्ति की वृद्धि दर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा तेज थी। 2 सिक्कों के अभ्यास के दौरान ही उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि अब 3 सिक्के भी हिलने लगे थे। इस रफ्तार से देखा जाए तो अगर थोड़ी और मेहनत करूं तो आज ही कर लूंगा। उसका मन और भी उत्साहित हो गया। उसने ठान लिया कि आज रात ही मानसिक शक्ति का अभ्यास करके तीनों सिक्कों को पूरी तरह पलटना है। सोचते ही उसने शुरू कर दिया। बिना हिचकिचाहट उसने तीनों सिक्कों पर नजर टिकाए और मानसिक शक्ति से उन्हें हिलाने की कोशिश करने लगा। दाएं बाएं वो मन ही मन चुपचाप बोलता रहा। अनजाने में ही उसके दांत भींच गए। वो पूरी तरह डूब चुका था अपनी मानसिक शक्ति से सिक्कों को हिलाने की कोशिश में। बाएं सीधा सीधा। आधा घंटा बीत गया। रोहन की आंखें लाल हो गईं, शरीर तन गया, मानो सिर उठाना भी मुश्किल हो। लेकिन सामने 3 सिक्के बंधे हुए हवा में लटकते हुए बाईं तरफ उठ गए थे। हालांकि अभी भी थोड़ा सा फासला था पूरी तरह सीधा होने से। बस वही छोटा सा फासला उसे बेहद थका देने वाला था। कई कोशिशों के बावजूद वो सफल नहीं हो पाया। आखिरकार उसका शरीर ढीला पड़ गया और उसने जोर से सांस ली। सिक्के भी गिरकर इधर उधर हिल गए। अभी भी नहीं हो पाया। कड़वी मुस्कान के साथ उसने फिर से लंबी सांस छोड़ी। एकदम से उसका शरीर पूरी तरह ढीला और रिलैक्स हो गया। करीब 10 सेकंड ऐसे ही रहा। फिर से रोहन ने एक बार फिर तीनों सिक्कों पर ध्यान केंद्रित किया। बाएं ऊपर पूरी तरह रिलैक्स अवस्था में उसने मन ही मन कहा और सिक्के ऊपर उठने लगे। जब वो लगभग सीधी लाइन में आ गए, रोहन ने दांत भींचे। ऊपर उठो, उसने मन ही मन जोर से पुकारा। 3 सिक्कों का बंडल जोर से कांप उठा, मानो रोहन का गुस्सा महसूस कर रहा हो, और फिर अचानक एक स्तर ऊपर उठकर हवा में बिल्कुल सीधा हो गया। अगले ही पल जैसे ही रोहन उत्साहित हुआ, तांबे के सिक्के एक और स्तर ऊपर उठ गए। पार कर लिया। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। सीधे स्तर से ऊपर जाना मतलब था कि अब पलटने की दहलीज पार हो चुकी है, यानी गुरुत्वाकर्षण पर काबू पा लिया गया। बेहद प्रसन्न होकर रोहन ने तुरंत शरीर को सीधा किया और रिलैक्स हो गया। उसकी नजर अचानक दरवाजे की कुंडी पर पड़ी। दिल की धड़कन तेज हुई और उसने तुरंत उसे नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी। अगले ही पल खट हल्की सी आवाज आई। कुंडी धीरे धीरे खिसककर बंद हो गई और ये सब रोहन के मानसिक नियंत्रण में हुआ। लेकिन जैसे ही वो उसे वापस खींचना चाहता था, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बिस्तर पर गिर पड़ा। 5 मिनट बाद रोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और बिस्तर पर लेटे हुए हंसा। वो बेहद खुश था। अभी अभी बस थकावट से चूर हुआ था और कुछ नहीं। अभी टाइम कितना हुआ है? उसने मोबाइल निकाला और देखा कि रात के 9 बज चुके थे।
7 बजे उसने खाना खाया था और वापस हॉस्टल आया था, यानी उसने सिर्फ 2 घंटे अभ्यास किया था। असल में तो उसने सोचा था कि पूरी रात लगेगी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में ही वो कर दिखाया। एक ही रात में इतनी तेज प्रगति। थोड़ा आराम करने के बाद रोहन लेटकर साधना करने लगा। आंतरिक ची पूरे शरीर में तेजी से बहने लगी। आधा घंटा बीता ही था कि थक 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 लगातार दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसकी साधना टूट गई। दरवाजा खोल भाई, कुंडी क्यों लगा दी? बाहर विनोद और जतिन की बेबस आवाजें सुनाई दी। तभी रोहन को याद आया, कुंडी तो उसने मानसिक शक्ति से बंद कर दी थी और हटाना भूल गया। बिना देर किए वो बिस्तर से उतरा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तीनों कीचड़ से लथपथ अंदर आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पहले जितने हताश नहीं लगे। तो कैसा रहा? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है माफी मांगने गए थे, लेकिन सजा काट कर आए हो। ऐसा कुछ नहीं, विनोद ने जल्दी से कहा, हम सीख रहे थे, समझे, सीख रहे थे। जतिन ने शांत स्वर में कहा, इसे माफी मांगना ही कहो। एकांश अंदर आते हुए बोला, भले ही हमें बुरी तरह डांटा गया, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। सच कहूं तो गोल्डन माउंटेन का एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, छुपा हुआ हीरा। साथ ही जतिन और विनोद ने जोर जोर से सिर हिलाकर हामी भरी। भाई, इस बार तुमने हमारी दोस्ती निभाई, हमारे लिए बहुत मदद की। जतिन ने रोहन की तरफ ईमानदारी से देखा, बिल्कुल, तुम्हारे बिना हम शायद इतना अच्छा गुरु नहीं ढूंढ पाते। विनोद तो ऐसे बोला जैसे उसने अप्रेंटिस प्लान पूरी तरह सफल कर ली हो। भाई, आगे कभी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर साथ दूंगा। इतना भावुक होने की क्या जरूरत है? एकांश ने दोनों की तरफ देखा और सीधा रोहन के पास आकर कहा, थैंक यू। रोहन हंस पड़ा, बिना किसी वजह के, बस हंसना आ गया। शायद क्योंकि वो उनके शरारती रूप का आदी हो चुका था और अब इतनी सच्चाई देखकर अजीब लग रहा था। अरे, हंस क्यों रहे हो? विनोद ने मुंह फुला लिया। हम कभी कभी ही तो इतने भावुक होते हैं, थोड़ा सम्मान तो करो। जतिन ने भी सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी, हे। रोहन मुस्कुराकर बोला, ये तो बस शुरुआत है। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे अप्रेंटिस प्लान पूरा कर चुके हो। अगर मुझे सच में धन्यवाद देना है तो तब देना जब तुम्हारी अप्रेंटिस प्लान सच में सफल हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। एक रात की माफी और सीख के बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें काम करने दिया। इसका मतलब था कि उसने उन्हें थोड़ा बहुत मान लिया है, भले ही पूरी तरह नहीं, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। और अच्छी शुरुआत के साथ अगला कदम आसान हो जाता है। उसके बाद तीनों बारी बारी से नहा धोकर सो गए। शायद बहुत मेहनत की वजह से वो बिना कुछ बोले तुरंत गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह 9 बजे नाश्ते के बाद खेल मैदान के चक्कर लगाकर रोहन तय समय पर स्कूल के बाहर बस स्टॉप पर अगस्त्य की कार में बैठा। मेरी कार काफी आरामदायक है ना? ड्राइव करते हुए अगस्त्य ने पूछा। बुरी नहीं है, काफी आरामदायक है, रोहन ने सिर हिलाया। अभी अभी खरीदी है, अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा। शुरू में तो पैसे ही नहीं थे, ये कार मैंने तुम्हारे दिए हुए 3 लाख रुपए से खरीदी है। ये सुनकर रोहन पूरी तरह चुप हो गया। खर्च और खरीदारी के बारे में उसे क्यों बताना? थोड़ी ही देर में गाड़ी चलते चलते एक झुग्गी बस्ती में जा पहुंची। ये बस्ती शहर के अंदर का ही एक इलाका था जहां बहुत सारे पुराने टाइप के मकान बने थे। मकानों की क्वालिटी खराब थी, रहने की जगह बहुत कम थी, बुनियादी सुविधाएं अधूरी थीं, आवाजाही मुश्किल थी, सुरक्षा और आग से खतरे बहुत थे और पूरा माहौल गंदा, अव्यवस्थित और गरीब हालातों से भरा हुआ था। ये जगह कुछ वैसी ही थी जैसी विकासशील देशों जैसे ब्राजील और भारत की झुग्गी बस्तियां होती हैं। वहां पहुंचते ही रोहन हैरान रह गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अहमदाबाद में ऐसी कोई बस्ती है। हालांकि यहाँ आना जाना आसान नहीं था, लेकिन अगस्त्य रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो गाड़ी लेकर एक थोड़ी सी खुली जगह पर पहुंची जो कचरे के ढेर जैसी लग रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, रोहन ने देखा कि बच्चों का एक बड़ा झुंड उन्हें घेर कर आ गया। डॉक्टर बेदी, डॉक्टर बेदी, बच्चे उछल कूद करते हुए अगस्त्य को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। बच्चों को देखकर अगस्त्य मुस्कुराई और गाड़ी से उतरी। फिर बच्चों के बीच जाते हुए उन्होंने गाड़ी का डिक्की खोला और एक बड़ा सा बैग बाहर निकाला। उस बैग में तरह तरह के खिलौने थे, कोई गुड़िया जितना बड़ा तो कोई छोटी सी कार जितना। अगस्त्य ने हंसते हुए बोरा खोला और हर बच्चे को एक एक खिलौना बांट दिया। ये बच्चे शहर के आम परिवारों के बच्चों से अलग थे। न तो वे लड़ते, न ही ज्यादा खिलौने मांगते, बस हर किसी के हाथ में एक खिलौना होता और अगर खिलौना मनपसंद न भी हो तो भी रोते नहीं, बल्कि मिल बांटकर खेलते। रोहन भी गाड़ी से उतरा। बच्चों के चेहरे पर खुशी देख उसके दिल में एक गर्माहट सी भर गई। थैंक यू डॉक्टर बेदी, थैंक यू डॉक्टर बेदी। खिलौने पाकर बच्चे बहुत शर्माते हुए मुस्कुराए और बड़े विनम्र तरीके से अगस्त्य का धन्यवाद किया। अगस्त्य भी मुस्कुराई, बिल्कुल बच्चों की तरह। रोहन आगे बढ़ा। यह अहमदाबाद शहर का झुग्गी झोपड़ी इलाका है।
बच्चों को देखते हुए अगस्त्य बोली, यही वो जगह है जहां मैं आकर मुफ्त इलाज करती हूँ। ये सुनकर रोहन के दिल में गहरी प्रेरणा जागी। अगस्त्य ने सिर घुमाकर गाड़ी की डिक्की की ओर इशारा किया जहां 2 बोरे चावल रखे थे और बोली, एक एक बोरा उठाएंगे, चलेगा? मैं अकेला कर लूंगा, रोहन ने कहा। सच? अगस्त्य चौंक गई। रोहन ने बिना देर किए एक बोरे को एक हाथ से उठाकर कंधे पर रख लिया और आसानी से उठा लिया। वाह, कितने ताकतवर हो तुम। अगस्त्य कुछ पल रोहन को देखती रह गई और बोली, चलो मेरे साथ एक बुजुर्ग से मिलते हैं। ये कहकर दोनों कीचड़ भरे रास्ते पर साथ साथ चल पड़े। सड़क के दोनों ओर इधर उधर बिना योजना के बने घर खड़े थे। लगभग हर घर के सामने एक साधारण सा देसी चूल्हा था। कुछ लोग उस पर आग जलाकर खाना बना रहे थे तो कुछ लकड़ी काट रहे थे। वे दोनों अभी कुछ ही कदम चले थे कि अचानक एक आवाज आए, डॉक्टर बेदी, आज तो आप जल्दी आ गई। एक बेहद दुबला पतला मध्यम उम्र का आदमी जिसकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी, खुशी खुशी अगस्त्य से मिला। हाँ, आ गई हूँ, अगस्त्य मुस्कुराकर बोली। जब खाना तैयार होगा मैं आपको बुला लूंगा। वह आदमी बोला, हाँ, धन्यवाद। अगस्त्य मुस्कुराकर बोली, लेकिन अभी तो मैंने कुछ खा लिया है, मुझे मरीज देखने जल्दी जाना होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा और खा लीजिए, वह आदमी बड़े अपनत्व से बोला। लेकिन अगस्त्य ने मुस्कुराकर फिर मना कर दिया। इन लोगों के लिए तो पूरा पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल था, ऐसे में वह कैसे खा सकती थी? रास्ते भर कई लोग जैसे ही अगस्त्य को देखते काम छोड़कर मुस्कुराकर उनका अभिवादन करते। सब उन्हें डॉक्टर बेदी कहते और अगस्त्य भी सबके साथ हंसकर बातें करती। कुछ ही दूर, करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद रोहन अगस्त्य के साथ एक झोपड़ी तक पहुंचा। हाँ, वो सचमुच झोपड़ी ही थी, उसे घर कहना भी मुश्किल था। चारों तरफ बांस और लकड़ी के सहारे एक फटी पुरानी तिरपाल तनी हुई थी। उस तिरपाल में जगह जगह छेद थे। ऊपर एक साधारण लकड़ी का ढांचा था जिस पर तिरपाल टिकी हुई थी और कहीं कहीं तख्तों से उसे सहारा दिया गया था। झोपड़ी के अंदर नजर डाली तो एक बहुत संकरी लकड़ी की खाट पर कुछ फटी हुई चादरें और रुई का बिछौना पड़ा था जिस पर ढंग की रजाई तक नहीं थी। बीच में एक छोटा सा अलाव जल रहा था जिस पर काला पड़ चुका चायदानी टंगी हुई थी। अलाव के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और सफेद दाढ़ी सी झलक रही थी। उसने मोटे कपड़े पहने थे और सिर पर पुरानी सी ऊनी टोपी थी। ध्यान से देखने पर इतना सब पहनने के बावजूद वो औरत बेहद दुबली लग रही थी, शायद ठंड से डरती थी। डॉक्टर बेदी, आप आ गई, बूढ़ी औरत ने अगस्त्य और रोहन को देखते ही खुशी से मुस्कुराया। हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए 2 बोरे चावल लाई हूँ। अब रोज सिर्फ एक ही वक्त खाना मत खाना, खाली पेट मेहनत करना बहुत मुश्किल है, अच्छे से खाना जरूरी है। अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोली और रोहन को चावल नीचे रखने का इशारा किया। इतना सुनकर वो औरत झेपते हुए खड़ी हो गई। अरे बेटा, तुम कितने ताकतवर हो। रोहन ने जैसे ही बोरा नीचे रखा, बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, जब मैं जवान थी मैं भी तुम्हारी तरह सब कर लेती थी, पर अब तो बुढ़िया हो गई हूँ। रोहन ने आदर से झुककर उन्हें प्रणाम किया। वो औरत अगस्त्य के पास आई और उनके हाथ पकड़ लिए, बोली, तुम मेरे लिए इतना चावल लाती हो, मैं अकेली इतना खा भी नहीं सकती। तुम हमेशा मुझे याद रखती हो, लेकिन मैं। इसकी चिंता मत करो, अगस्त्य ने उसका हाथ थपथपाकर कहा, यह हमारा फर्ज है, तुम्हें बस अपना शरीर ठीक रखना है। बूढ़ी औरत कृतज्ञ होकर सिर हिलाई। आओ, पहले तुम्हारी नब्ज देख लूं। अगस्त्य ने उन्हें बैठाया और नब्ज टटोलने लगी। सब कुछ पहले जैसा ही था। ऐसी स्थिति वो कई बार देख चुकी थी। 1 मिनट बाद, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। नब्ज देखकर अगस्त्य मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा शरीर ठीक है, तुम 100 साल तक जी सकती हो। अरे, बूढ़ी औरत ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, इतना जीना भी क्या गुनाह है, अब तो काफी हो गया। चिंता मत करो, आगे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, अगस्त्य ने ढांढस बंधाया। ठीक है, ठीक है, बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाते हुए कहा, अब जाओ, अपना काम करो, सबको तुम्हारी जरूरत है, मेरा समय मत खराब करो। ठीक है, अगली बार फिर मिलने आऊंगी, अगस्त्य ने सिर हिलाया और खड़ी होकर बोली, खाना जरूर खा लेना। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर सिर हिलाई, फिर दोनों झोपड़ी से बाहर आ गए। तुम्हारे हिसाब से ये 2 बोरे चावल उसके लिए कितने दिन चलेंगे? रास्ते में अगस्त्य ने पूछा। कुछ महीने, रोहन ने अंदाजा लगाया। सिर्फ 2 हफ्ते, अगस्त्य ने सिर हिलाया और हल्की सी सांस छोड़ी। हाँ, रोहन थोड़ा उलझन में था। तुम नहीं जानते, ये बूढ़ी औरत रोज सिर्फ एक ही बार खाना खाती है। हालांकि यहाँ सबकी हालत खराब है, लेकिन बहुत से बच्चों को पेट भर खाना नहीं मिलता। जब भी कोई बच्चा भूखा आता है तो वो अपने हिस्से का अनाज निकालकर उन्हें खिला देती है। अगर कुछ पका हुआ नहीं होता तो खुद ही पका कर देती है। अगस्त्य ने समझाया। रोहन चुपचाप सिर हिलाता रहा, कुछ कह नहीं पाया। इन बच्चों और यहाँ रहने वाले लोगों को देखकर उसे न जाने क्यों हमेशा बेचैनी महसूस होती थी।
फिर भी शुक्र था कि ये लोग किसी तरह अपना गुजारा कर पा रहे थे। बस गुजारा और कुछ नहीं। दुनिया में अब भी बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। रोहन ने गहरी सांस ली और अगस्त्य के कदमों के साथ चल पड़ा। दोनों बातें करते करते झुग्गी इलाके के बीच बने एक खुले मैदान तक पहुंचे। वहां एक लकड़ी की मेज और कुछ स्टूल रखे थे। ये जगह थोड़ी खुली हुई थी। पीली मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा जो शहर में शायद ही कहीं दिखता। ज्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 20 वर्ग मीटर का इलाका। बीच में लाल पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज रखी थी जो बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी गरीब पहाड़ी इलाकों के बच्चों के स्कूलों में इस्तेमाल होती है। पुरानी जरूर थी लेकिन साफ सुथरी। ये जगह क्या है? रोहन ने हैरानी से पूछा। चारों तरफ झोपड़ियां ही थीं और बीच में यूं मेज और स्टूल देखकर उसे अजीब लगा। यही वो जगह है जहां मैं मुफ्त इलाज करती हूँ, अगस्त्य ने जवाब दिया। फिर वो मेज के पास बैठ गई और अपने बैग से गीले तौलिए वाला एक प्लास्टिक बैग निकाल लिया। अगस्त्य की यह सहज और अभ्यास से भरी हरकत देखकर रोहन ने गहरी सांस ली। लग रहा था कि अगस्त्य यहाँ बहुत पहले से आती रही हैं, वरना यहाँ के लोग उन्हें ऐसे कैसे पहचानते। अगस्त्य के बैठते ही पास की झोपड़ियों में रहने वाले लोग आगे आकर उनका अभिवादन करने लगे। कई लोग तो दूसरों को बुलाने दौड़ पड़े। सिर्फ 5 मिनट में ये छोटा सा मैदान लोगों से भर गया। सब अगस्त्य को देखकर मुस्कुराए और उनका स्वागत किया। फिर सब शांतिपूर्वक कतार में लग गए। लोग भले ही बहुत थे लेकिन सब बेहद अनुशासन और सलीके से खड़े रहे। जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। क्या यही जिंदगी का फर्क है? रोहन ने मन ही मन सोचा। यही जिंदगी है। जितना ज्यादा होता है उतनी ही और चाहते बढ़ती हैं, और जब कम होता है तो इंसान जल्दी संतुष्ट हो जाता है। इस वक्त लोगों की यही सादगी सबसे साफ दिख रही है। शहर की जिंदगी की तुलना में ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया जैसी लग रही थीं। यहाँ अगस्त्य ने मेज पर अपने औजार सजाए, फिर प्लास्टिक बैग से तौलिया निकालकर ध्यान से हाथ पोंछे और इलाज शुरू करने की तैयारी की। तुम्हें नब्ज के तत्वों के बारे में पता है? मुझे बताओ। अगस्त्य ने रोहन को देखा और कहा। नब्ज के तत्व मतलब नब्ज के बुनियादी हिस्से। इसमें 4 पहलू आते हैं: स्थिति, गिनती, आकार और दशा। रोहन ने तुरंत जवाब दिया। नब्ज की पहचान उंगलियों के एहसास से होती है। ये उसकी आवृत्ति, लय, दिखाई देने की जगह, लंबाई चौड़ाई, रक्त नाड़ियों की भरावट, तनाव की स्थिति, रक्त के प्रवाह की सहजता और दिल की धड़कनों जैसी कई बातों से जुड़ी होती है। नब्ज के इन तत्वों को समझने के लिए उनकी विशेषताओं और बनने की प्रक्रिया को जानना जरूरी है। अगस्त्य ने सिर हिलाया और बोली, जारी रखो। पहला पहलू, नब्ज की स्थिति। नब्ज की स्थिति का मतलब नब्ज की जगह और उसकी लंबाई से है। हर जांच में देखना होता है कि नब्ज गहरी है या सतही। सामान्य नब्ज न तो तैरती है न डूबती, और इंच, ग्वान, ची तीनों जगहों पर मिलती है। अगर नब्ज सतही है तो उसे तैरती नब्ज कहते हैं। अगर गहरी है तो डूबी नब्ज। अगर नब्ज इंच, ग्वान, ची से लंबी है तो लंबी नब्ज, और अगर छोटी है तो छोटी नब्ज कहलाती है। दूसरा पहलू, नब्ज की गिनती, मतलब नब्ज की गति और लय। सामान्य वयस्कों में नब्ज की गति लगभग 70 से 90 बार प्रति मिनट होती है। लय समान होती है और बीच में रुकावट नहीं होती। अगर एक सांस में 5 से ज्यादा धड़कन हो तो उसे तेज नब्ज कहते हैं। अगर 4 से कम हो तो धीमी नब्ज, और अगर बीच में ठहराव हो तो उसे अनियमित नब्ज, धीमी और रुक रुक कर चलने वाली नब्ज जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है। अगर लय असमान है तो बिखरी हुई नब्ज, खुरदरी नब्ज आदि हो सकती है। तीसरा पहलू, नब्ज का आकार। नब्ज का आकार सीधी धड़कन की चौड़ाई है। हर बार जांच में उसकी चौड़ाई और कठोरता को देखना होता है। नब्ज का आकार उसकी भरावट और धड़कन की तरंग पर निर्भर करता है। अगर नब्ज भरी हुई है और तरंग बड़ी है तो उसे उछलती नब्ज कहते हैं। अगर कमजोर है और तरंग छोटी है तो सूक्ष्म नब्ज। अगर नब्ज कठोर और तनी हुई लगे तो सख्त नब्ज, और अगर नरम व कमजोर हो तो कोमल नब्ज या धीमी नब्ज कहलाती है। चौथा पहलू, नब्ज की दशा, मतलब नब्ज की ताकत और सहजता। इसमें नब्ज की दिशा, उसकी प्रवाहशीलता, दिल और रक्त नलिकाओं की लोच, तनाव आदि शामिल होते हैं। हर जांच में देखना चाहिए कि नब्ज कितनी सहज और कितनी मजबूत है। सामान्य नब्ज सहज और मध्यम ताकत की होती है। अगर बहुत मजबूत है तो सशक्त नब्ज, और अगर कमजोर लगे तो कमजोर नब्ज। जो नब्ज सहज बहती हो उसे मुलायम नब्ज कहते हैं, और अगर खुरदुरी व कठिन लगे तो खुरदरी नब्ज। ये कहकर रोहन रुका। बहुत अच्छा, अगस्त्य ने संतोष से सिर हिलाया। फिर गंभीर होकर बोली, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि असल में नब्ज होती क्या है। इतना कहकर उन्होंने बाकायदा मरीज देखना शुरू कर दिया। पहला मरीज आकर बैठा। अगस्त्य ने नब्ज देखी और रोहन से बोली, ये तैरती नब्ज है, पहचानो। रोहन ने तुरंत आगे बढ़कर नब्ज पकड़ ली। जैसे ही रोहन की उंगलियां मरीज की कलाई पर नाड़ी को छूती हैं, उसके दिमाग में तुरंत तैरती हुई नाड़ी की व्याख्या उभर आए। तैरती हुई नाड़ी का मतलब था कि हल्के से दबाने पर घट जाती है और ज्यादा दबाने पर और भी कम हो जाती है। मुख्य रोग,
बाहरी कारणों से शरीर की सतह पर बीमारी टिक जाती है। रक्षा प्राण बुरी ऊर्जा से लड़ता है और नाड़ी प्राण बाहर धड़कता है, इसलिए नाड़ी ऊपर सतही महसूस होती है। अगर नाड़ी तैरती और मजबूत हो तो इसका मतलब है बाहरी रोग की तीव्र अवस्था, और अगर तैरती लेकिन कमजोर हो तो इसका मतलब है बाहरी रोग की दुर्बल अवस्था। लंबे समय से चोटिल रहने पर जब यिन रक्त कमजोर हो और यांग प्राण की कमी हो जाए तो कमजोर यांग बाहर तैरता है। अगर नाड़ी बड़ी और कमजोर हो तो ये खतरनाक लक्षण है। वो सावधानी से मरीज की नाड़ियों को महसूस कर रहा था। रोहन ने मन ही मन कहा, तो यही है तैरती हुई नाड़ी। पूर्ण स्पर्श की वजह से उसकी नाड़ी पकड़ने की क्षमता दूसरों से कहीं अधिक तेज थी। इसीलिए नाड़ी लेते समय वो मेडिकल किताबों में लिखी तैरती हुई नाड़ी की परिभाषा को याद कर रहा था और उसने पाया कि मरीज की नाड़ी सचमुच वैसी ही थी। इसी बीच अगस्त्य ने दवा लिख दी। फिर दूसरा मरीज आया। ये तेज और रुक रुक कर चलने वाली नाड़ी है, पहचानो इसे। आमतौर पर नाड़ी देखने के बाद अगस्त्य तुरंत रोहन को उसे पहचानने के लिए कहते। तेज और रुक रुक कर चलने वाली नाड़ी। नाड़ी तेज थी, बीच बीच में रुक जाती थी और उसकी कोई निश्चित गिनती नहीं थी, मतलब नाड़ी का तालमेल अनियमित था। अगर यांग प्रबल और गर्म हो या प्राण और रक्त रुक जाएं, तो सूजन और दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। ये सब गर्मी से जुड़े लक्षण थे। अगर नाड़ी कमजोर और तेज हो तो ये शरीर के टूटने का संकेत था। रोहन ने मरीज का हाथ थामा। ध्यान से महसूस करने के बाद उसने पाया कि नाड़ी सचमुच उसके ज्ञान से मेल खाती थी। उसी समय उसने नाड़ी पकड़ने की उस अनुभूति को अपने मन में पक्का कर लिया। अगर गुरु ना हो तो सीखी हुई जानकारी का सीधा इस्तेमाल करना नामुमकिन है। भारतीय चिकित्सा वाकई बहुत गहरी और महान है। रोहन भावुक हो गया, क्योंकि भारतीय चिकित्सा में नाड़ियों के बहुत से लक्षण होते हैं और नाड़ी इंसान के लिए बेहद सूक्ष्म चीज है। इस सूक्ष्मता के अंदर और भी सूक्ष्मताओं को पहचानना आम लोगों के बस की बात नहीं। कुछ देर में दूसरा मरीज चला गया। तीसरा मरीज बैठा। महान वैद्य बेदी, क्या आप अपने शिष्य को सिखा रहे हैं? आने वाला आदमी मध्यम उम्र का था, जिसके दांत पीले और बड़े बड़े थे। वो मुस्कुराकर बोला, हाँ। अगस्त्य ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया। युवा आदमी, धीरे धीरे सीखना। डॉक्टर बेदी की चिकित्सा शक्ति बेजोड़ है। अगर तुम सब सीख गए तो जीवन भर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उस मध्यम उम्र के आदमी ने रोहन से कहा। यह सुनकर रोहन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगस्त्य ने नाड़ी लेना जारी रखा। ये तार जैसी नाड़ी है। नाड़ी देखकर अगस्त्य ने रोहन से कहा। रोहन ने तुरंत मरीज की नाड़ी पकड़ी ताकि पुष्टि कर सके, और यह क्रम बार बार दोहराया जाता रहा। अगस्त्य बेहद तेजी से नाड़ी देख रहे थे। ऊपर से ये मरीज उनके पुराने परिचित थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और उन्होंने जल्दी ही 30 मरीज देख लिए। जब 31वें मरीज की बारी आई, अगस्त्य ने नाड़ी देखने के बाद कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने रोहन की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ कि यह नाड़ी कौन सी है। रोहन चौंक गया। वह जान गया कि अगस्त्य उसे परखना चाहते हैं। हालांकि यह परीक्षा अचानक आई, लेकिन रोहन ने न घबराया और न ही पीछे हटने की सोची, बल्कि तुरंत शुरू कर दिया। नाड़ी सीधी और लंबी है, गहराई तक जाती है, लेकिन हल्के से छूने पर महसूस नहीं होती। इसे जोर से दबाना पड़ता है। ये कहते ही रोहन बोला, ये गहरी नाड़ी है। असल में इस मरीज की नाड़ी तार जैसी नाड़ी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन जब ध्यान से छुआ तो पूर्ण स्पर्श के क्षण में रोहन समझ गया कि यह गहरी नाड़ी है। यह नाड़ी बिल्कुल वही थी जो 10वें मरीज की थी। उसे यह बात बहुत साफ याद थी। अच्छा। अगस्त्य ने सिर हिलाकर आगे बढ़ना जारी रखा, लेकिन उन्होंने रोहन को फिर से नाड़ी पहचानने के लिए नहीं कहा। जब 35वें मरीज की बारी आई, अगस्त्य ने नाड़ी देखने के बाद रोहन से कहा, पहचानो इसे। रोहन ने मरीज का हाथ पकड़ा। ये तेज नाड़ी है। मरीज की तेज और दौड़ती हुई नाड़ी को महसूस करते हुए और उसकी बारीकियों को ध्यान से छूकर रोहन ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। अगस्त्य ने सिर हिलाया। फिर वे आगे बढ़े। जैसा पहले होता रहा था वैसा ही। जब कोई नई नाड़ी मिलती जिसे रोहन ने पहले नहीं देखा था, तो अगस्त्य खुद उसका नाम बताते और फिर रोहन को उसे महसूस करने देते। लेकिन जब वही नाड़ी दोबारा आती तो अगस्त्य सीधे रोहन को पहचानने के लिए कहते और उसे परखते। समय तेजी से बीत गया। दोपहर तक अगस्त्य ने पूरे 100 मरीज देख लिए। इस दौरान उन्होंने पानी तक पीने की परवाह नहीं की और लगातार मरीजों को देखते रहे। महान वैद्य बेदी, अब देर हो गई है। आप पहले थोड़ा पानी पी लीजिए और कुछ खा लीजिए, फिर मरीज देखिए। लाइन में खड़े एक मरीज ने आगे आकर अगस्त्य को 2 टिफिन और 2 बोतल मिनरल वाटर पकड़ाते हुए कहा, जो उनके और रोहन के लिए था। हाँ महान वैद्य बेदी, आप पहले खाना खा लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ, पहले खाना खा लीजिए। लाइन में खड़े बाकी लोग भी जोर से बोल उठे। ठीक है, खा लेता हूँ, अगस्त्य मुस्कुराकर बोले और खाने लगे। उन्होंने जल्दी जल्दी चावल के कुछ कौर खाए, फिर तुरंत मरीज देखना शुरू कर दिया।
वे रात 10:30 बजे तक लगातार काम करते रहे। लगभग पूरे दिन अगस्त्य ने आने वाले सभी मरीज देखे, कुल मिलाकर 253 लोग। उसी समय रोहन को भी आखिरकार सारी नाड़ियों के प्रकार याद हो गए और उसने उन्हें मन में पूरी तरह साफ समझ लिया। जब सारे मरीज जा चुके, अगस्त्य थककर कुर्सी पर ढह गए। वे बहुत थक चुके थे। शिक्षक बेदी, धन्यवाद। इस वक्त रोहन ने आदरपूर्वक झुककर कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाने और इतने लोगों की मदद करने के लिए धन्यवाद। ये बातें उसके दिल से निकली थीं। आज उसने वो सीखा जो कोई किताब उसे कभी नहीं सिखा सकती थी। वो अगस्त्य की निस्वार्थ सेवा भावना से भी गहराई से प्रभावित हुआ। अगस्त्य ने रोहन को घूरकर कहा, मुझे ऐसे दिखावटी धन्यवाद मत दो। अगर सच में शुक्रिया अदा करना है तो कुछ असली करो, जैसे मुझे मसाज दो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारा गुरु कितना थक गया है? रोहन चौंक गया, लेकिन तुरंत काम पर लग गया। वो अगस्त्य को मसाज देने लगा और साथ ही अपना आंतरिक प्राण भी प्रवाहित करने लगा। दोनों हाथों के दबाव के साथ आंतरिक प्राण अगस्त्य के शरीर में लहराने लगा, जिससे उन्हें बेहद सुकून मिला। संतोष की सांस भरते हुए अगस्त्य ने आश्चर्य से कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मसाज के भी उस्ताद होगे। कमाल कर दिया। रोहन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन तभी महान वैद्य बेदी, कृपया मेरे बच्चे को बचाइए। एक जोरदार पुकार गूंजी। रोहन और अगस्त्य ने एक साथ मुड़कर देखा। एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए रोती हुई और घबराई सी दौड़ती आ रही थी। क्या हुआ? औरत को बच्चे को पकड़े भागते हुए देख अगस्त्य खड़े हो गए और पूछा, घबराओ मत, बच्चे को क्या हुआ? वह गिर गया। औरत भागते हुए मेज तक पहुंची। उसकी आंखें चिंता से लाल थीं। उसने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे वाले बच्चे को बड़े ध्यान से मेज पर लिटाया और बोली, देखिए, इसका हाथ टेढ़ा हो गया है। अब क्या करूं? महान वैद्य बेदी, मेरे बच्चे को बचाइए। उसी समय अगस्त्य और रोहन ने साथ ही उसकी ओर देखा। उन्होंने पाया कि वो एक छोटा लड़का था। इस समय उसकी आंखें धुंधली थीं, जैसे नींद में डूबने वाला हो। चेहरा लाल था और गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दोनों ने उसके दाहिने हाथ की ओर नजर डाली। अगस्त्य का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। लड़के का हाथ इस समय सांप जैसा मुड़ा हुआ था और बहुत डरावना लग रहा था। हड्डी टूट गई है, अगस्त्य बोले। अब क्या करूं? महान वैद्य बेदी, मेरे बच्चे को बचाइए। औरत गिड़गिड़ाई, घबराओ मत। अगस्त्य ने तुरंत उसे शांत किया। जैसे ही वे इलाज शुरू करने वाले थे, अचानक उन्हें कुछ याद आया और रोहन की ओर मुड़कर बोले, इस बार तुम करो। ठीक है। रोहन ने बिना झिझके सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गए। ओह नहीं, औरत ने ये देखकर घबराकर कहा, बच्चा अभी अभी शांत हुआ है। अगर आप उसके हाथ को छुएंगे तो वह जोर जोर से रोएगा। बेहतर होगा कि महान वैद्य बेदी ही करें। उसे छोटा समझकर कम मत आंको। अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, वो ऑर्थोपेडिक अस्पताल का औपचारिक डॉक्टर है। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन मेडिसिन के संबद्ध अस्पताल में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। फ्रैक्चर में इसका अनुभव बेहद गहरा है। हड्डियां जोड़ने में यह मुझसे भी बेहतर है। ये सुनकर क्या औरत को यकीन नहीं हुआ और उसने रोहन की ओर देखा। लेकिन जब उसने देखा कि अगस्त्य मजाक नहीं कर रहे हैं तो वह आखिरकार आश्वस्त हो गई। तो फिर कृपया आप कीजिए, औरत ने जल्दी से रोहन से कहा। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, रोहन तुरंत बोला। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बच्चे को दर्द होगा क्योंकि हड्डी टूटी है, लेकिन ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, औरत ने बार बार सिर हिलाया। इसके बाद रोहन तुरंत काम पर लग गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर लड़के का हाथ थामा। लेकिन जो बच्चा अभी तक उनींदा लग रहा था वो तुरंत रोने लगा। औरत तुरंत आगे बढ़ी और उसे शांत करने लगी। लड़के का हाथ पकड़ते ही रोहन की भौहें सिकुड़ गईं। इस स्पर्श से उसने साफ महसूस किया कि यह साधारण फ्रैक्चर नहीं बल्कि बहुत गंभीर टुकड़े टुकड़े वाला फ्रैक्चर था। आमतौर पर फ्रैक्चर का मतलब होता है हड्डी का किसी जगह से टूट जाना, लेकिन टुकड़े टुकड़े वाला फ्रैक्चर का मतलब था कि हड्डी कई जगहों से टूटी हो। इस बच्चे की हड्डी इतनी जगह से टूटी थी कि कुछ टुकड़े तो चकनाचूर होकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गए थे। अगर अस्पताल ले जाया जाता तो ऑपरेशन करना पड़ता और हड्डी को स्टील की सुई से जोड़कर ठीक करना पड़ता। हालांकि रोहन के लिए यह स्थिति असंभव नहीं थी। तुम बच्चे को कसकर पकड़ो, मैं हड्डी जोड़ूंगा, रोहन ने कहा। ठीक है, औरत ने तुरंत सिर हिलाया। शिक्षक बेदी, मुझे आपकी मदद चाहिए, रोहन ने अगस्त्य से कहा। आप बच्चे की कोहनी पकड़कर उसे स्थिर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगस्त्य आगे बढ़े और बच्चे की कोहनी दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। इधर बच्चे का रोना धीरे धीरे कम हुआ और उसने डरते हुए अपना सिर घुमाकर अपने हाथ की ओर देखा। अब मैं शुरू करता हूँ। अगस्त्य ने बच्चे की कोहनी पकड़ी हुई थी, तभी रोहन उसकी ओर गया और कलाई थाम ली। बच्चे को मुस्कुराकर बोला, डरना मत, सब ठीक हो जाएगा।
बच्चे ने हल्का सा सिर हिलाया, हालांकि वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। तभी क्रैक, रोहन ने बच्चे की कलाई पकड़कर हल्के खींचाव के साथ खींचा और हड्डियों से चटकने की आवाज आई। आह! बच्चा चीख पड़ा। औरत ने तुरंत उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत किया। यहाँ रोहन रुके नहीं। हाथ सीधा करने के बाद उन्होंने बाएं हाथ से बच्चे की कलाई पकड़े रखी और दाएं हाथ से उसके हाथ की हड्डियों को धीरे धीरे टटोलते हुए ऊपर से नीचे तक दबाकर ठीक करना शुरू किया। क्रैक क्रैक, हर दबाव पर हड्डियों की आवाज आती रही। कोहनी से कलाई तक रोहन धीरे धीरे दबाता चला गया। बच्चे के रोने के बीच आखिरकार उसका हाथ सीधा हो गया। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं हुआ था। हड्डियां सीधी करने के बाद रोहन ने दोनों हाथों से बच्चे की कलाई पकड़ी और हड्डियों को धीरे धीरे धकेलकर सही लाइन में जोड़ दिया। साइड में खड़े अगस्त्य रोहन की हरकतों को देखकर मन ही मन सिर हिला रहे थे। पारंपरिक भारतीय चिकित्सा में उन्हें महारत थी और हड्डी जोड़ना उनके लिए भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनकी नज़रों में रोहन की तकनीक में कोई कमी नजर नहीं आई। ये सचमुच असाधारण था। यही कारण था कि अस्पताल में रोहन इतना प्रसिद्ध और चर्चित था। उधर जब औरत ने देखा कि उसके बच्चे का हाथ लगभग सामान्य हो रहा है तो उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। इधर रोहन अभी भी काम कर रहा था। सामान्य हड्डी जोड़ने के बाद उसने फिर से बच्चे का हाथ टटोला और फिर उसे पता चला कि बच्चे की हड्डी के कुछ छोटे टुकड़े अब भी ठीक से नहीं जुड़े थे। ये टुकड़े बहुत छोटे थे। गिरने के समय ये आसानी से मांस और खून के अंदर धंस गए थे। रोहन उन्हें महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन हड्डी जोड़ने की तकनीक से उन्हें वापस जोड़ना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि रोहन भी यह नहीं कर सकता था जब उसने टूटी हुई हड्डियों को छुआ। रोहन चुप हो गया और तुरंत सोचने लगा कि इन टूटी हुई हड्डियों को सही जगह कैसे लगाया जाए। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा था। ओह! अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। मानसिक शक्ति। उसे अचानक मानसिक शक्ति का ध्यान आया। हॉस्टल के कमरे में तो वह पहले ही अपनी शक्ति से कुंडी को लॉक कर चुका था, तो क्या वही शक्ति इन टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी काम आ सकती है? उसने फिर से बच्चे की हड्डी की चोट को महसूस किया। रोहन जान गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उसे तुरंत करना होगा। उसने हाथ टूटी हुई हड्डियों पर रखा। पूर्ण स्पर्श। बच्चे के हाथ के अंदर की स्थिति तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गई। टूटी हुई हड्डियों को ध्यान से महसूस करते हुए रोहन ने हल्के से दांत भींचे और अपनी मानसिक शक्ति को जगाया। शुरुआत में हड्डियों में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हड्डी हल्की सी हिली। रोहन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने खुद को संभाला और जारी रखा। हालांकि हड्डी की हलचल बहुत धीमी थी, लेकिन टूटी हुई हड्डियां एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थीं। सबसे जरूरी बात यह थी कि इसमें दर्द नहीं हो रहा था। कम से कम बच्चे के चेहरे से तो दर्द झलक नहीं रहा था। अगस्त्य ने देखा कि रोहन स्थिर खड़ा है, लेकिन कुछ कर रहा है। उसने उसे रोका नहीं। करीब 10 सेकंड में रोहन की मानसिक शक्ति से बच्चे के हाथ की टूटी हड्डियां पूरी तरह अपनी जगह पर लौट आईं। उसने हाथ हटा लिया। रोहन खुद भी हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि मानसिक शक्ति इतनी अद्भुत होगी। अगर मानसिक शक्ति न होती तो आज इस बच्चे को अस्पताल में ऑपरेशन करवाना पड़ता, वरना ये टूटी हड्डियां हाथ के अंदर ही रह जाती, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती और हाथ बार बार टूट सकता था। उसने राहत की सांस ली। पूरी तरह हड्डी सेट करने के बाद रोहन ने तुरंत शरीर की आंतरिक ची को प्रवाहित किया और कोहनी से कलाई तक टूटी हड्डियों को फिर से सहज किया। हड्डियां पूरी तरह जुड़ने के बाद प्रबल आंतरिक की ने बच्चे का दर्द भी काफी कम कर दिया। ऑलराइट, सब पूरा करने के बाद रोहन ने कहा, मुझे कुछ लकड़ी के तख्ते और एक पट्टी या रस्सी चाहिए। मैं पट्टी लाई हूँ। अगस्त्य ने तुरंत अपने मेडिकल बैग से एक पट्टी का रोल निकाला। यहाँ अपने बच्चे का ध्यान रखना। अभी अभी उसकी हड्डियां सेट हुई हैं, इसलिए उसे हाथ से खिलवाड़ करने मत देना। मैं तख्ती ढूंढकर उसका हाथ स्थिर कर देता हूँ। रोहन ने उस औरत से कहा। ओके, थैंक यू, औरत ने उत्साहित होकर कहा। अजीब बात यह थी, जो छोटा लड़का अब तक लगातार रो रहा था, वह अब पूरी तरह शांत था और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वह औरत के कंधे पर टिककर बैठा था और अपना छोटा सा हाथ बिल्कुल स्थिर पकड़े हुए था। क्योंकि यह झुगी इलाका था, रोहन को आसानी से कुछ तख्ते मिल गए। वापस आते समय रोहन ने सीधे अपनी आंतरिक की का इस्तेमाल करके लकड़ी के तख्तों को साफ सुथरी पट्टियों में काट लिया। वापस पहुंचते ही उसने तुरंत उन पट्टियों से बच्चे के हाथ को स्थिर किया, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक कसकर पट्टी बांध दी ताकि तख्ती और हाथ पूरी तरह से बंध जाएं। ओके, अब सब हो गया। उसने एक और पट्टी निकाली और छोटे लड़के का हाथ गले में टांगने में मदद की, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हड्डी का जख्म ठीक होने में 100 दिन लगते हैं, लेकिन पट्टी और तख्ती कम से कम 1 महीने तक मत खोलना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, औरत बार बार सिर हिलाते हुए बोली। थैंक यू डॉक्टर, छोटा लड़का भी अपनी मासूम आवाज में बोला। रोहन मुस्कुराया।
उसने छोटे लड़के के सिर पर हाथ फेरा और बेहद खुश हुआ। हड्डियां तो सही से जुड़ गई हैं और मैंने तुम्हें ध्यान रखने की बातें भी बता दी, लेकिन चूंकि मरहम नहीं है, ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। मैं तुम्हें कुछ दवा दे देता हूँ। अगस्त्य मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने तुरंत अपने मेडिकल बैग से कुछ डिब्बे निकाले और औरत को पकड़ा दिए। इस दौरान बच्चे के हाथ में खुजली हो सकती है क्योंकि हवा नहीं लगती। अगर बहुत खुजली हो तो हल्का सा खुजला सकते हो, लेकिन जोर से नहीं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं रोजाना समय पर लेनी होंगी। ये दवा 2 हफ्ते तक चलेगी। अगर बुखार या कोई और लक्षण दिखे तो तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाना। अगस्त्य ने समझाया। ओके। औरत ने तुरंत सिर हिलाया और पैसे देने लगी। दवा के पैसे नहीं देने हैं, अगस्त्य ने सिर हिलाकर कहा। हम ये सब मुफ्त कर रहे हैं, तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। अच्छा। औरत ने रोहन की तरफ देखा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं देना। रोहन ने भी सिर हिलाया। यहाँ रहने वाले लोगों के पास वैसे ही बहुत कम पैसे थे, उनसे पैसे कैसे लिए जा सकते थे? वैसे भी यह अस्पताल नहीं था, बच्चे का इलाज करना उसके लिए एक नेक काम था। थैंक यू। औरत ने कृतज्ञता से रोहन और अगस्त्य को झुककर सलाम किया। रोहन ने तुरंत उसे संभाला। ग्रेट डॉक्टर बेदी, आपका भी धन्यवाद। औरत ने अगस्त्य को झुककर सलाम किया। धन्यवाद, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए धन्यवाद। उसने रोहन का नाम भी पूछा और कहा कि वह सबको बताएगी कि अहमदाबाद में ग्रेट डॉक्टर बेदी के अलावा ग्रेट डॉक्टर राजपूत भी हैं। अगस्त्य ने रोहन की ओर मुस्कुराकर देखा। औरत छोटे लड़के को लेकर चली गई। थोड़े ही समय में हड्डी जोड़ने वाले डॉक्टर राजपूत का नाम पूरे झुग्गी इलाके में फैल गया। डॉक्टर राजपूत, मैं तो सोचता था कि वो ग्रेट डॉक्टर बेदी के शिष्य हैं, पता ही नहीं था कि वे खुद डॉक्टर हैं। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर राजपूत की मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका दिल भी अच्छा है। अगर बच्चे को अस्पताल ले जाते तो इलाज में हजारों रुपये लगते। देखो, डॉक्टर राजपूत ने बच्चे को ठीक कर दिया। न सिर्फ उन्होंने पैसे नहीं लिए, बल्कि ग्रेट डॉक्टर बेदी ने दवा भी मुफ्त दे दी। मैंने भी सुना है कि एक बड़े कुशल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजपूत हैं। क्या ये वही होंगे? जरूर वही होंगे। हाँ, ग्रेट डॉक्टर बेदी और डॉक्टर राजपूत दोनों ही बहुत नेक इंसान हैं। बातचीत की गूंज के बीच रोहन और अगस्त्य झुग्गी से बाहर निकल गए। उस समय रात गहराई हुई थी। रात के 9:30 बज चुके थे। कार में, टीचर बेदी, आप पूरे दिन व्यस्त रहे, चलिए एक खाना खाते हैं। मेरी तरफ से मैं आपकी मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रोहन ने सच्चाई से कहा। जरूरत नहीं है। अगस्त्य ने आलस से सिर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि तुम छुपे हुए अमीर खानदान से हो या नहीं, लेकिन पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। और फिर हम इंडियन मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं। अगर खुद का गुजारा चल जाए तो वही बहुत है। ये पूरी तरह सही नहीं है, रोहन ने कहा। आपने उस बुजुर्ग को भी कहा था कि वह ठीक से खाए और खुद का ध्यान रखे, तो ये बात आपके लिए क्यों लागू नहीं होती? और ये बात इस पर निर्भर नहीं करती कि हम इंडियन मेडिसिन के डॉक्टर हैं या नहीं। डॉक्टर के रूप में हमारा पहला कर्तव्य लोगों की जान बचाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एक बार खाना नहीं खिला सकता, है ना? अरे, तुम मुझे ही समझाने लगे। अगस्त्य चौंक कर मुस्कुराया। आपको ऐसे ही सोचना चाहिए, रोहन ने मुस्कुराकर कहा। आपने ही कहा था कि गुरु अपने शिष्य से फायदा उठाना सामान्य बात है ना? अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई। तो फिर पक्का रहा, रोहन ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। दोनों शहर की ओर बढ़े। अगस्त्य ने कार सीधे एक रेस्तरां के सामने रोकी। रेस्तरां छोटा था, लेकिन काफी साफ सुथरा, आसानी से समझ में आ रहा था। अगस्त्य रोहन के लिए पैसे बचाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा रेस्तरां चुना। रोहन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों ने सीधे खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाते खाते दोनों बातें करते रहे और रोहन ने अगस्त्य से कई सवाल पूछे। अगस्त्य ने एक एक करके सब समझाया। आधा घंटा बीत गया। समय हो गया है, मैं तुम्हें पहले स्कूल छोड़ देता हूँ। रेस्तरां से बाहर निकलते हुए अगस्त्य ने कहा। परेशान मत होइए, आप पहले घर जाइए। रोहन ने कहा। मुझे अभी और काम है, मैं बाद में लौट जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? क्या मैं छोड़ दूं? अगस्त्य ने पूछा। थैंक यू टीचर, मैं खुद चला जाऊंगा। रोहन ने सिर हिलाया। आप पूरे दिन थके हुए हैं, जल्दी जाकर आराम करिए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगस्त्य मुस्कुराया और कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। जवानों की इच्छाएं होना सामान्य है, लेकिन नाइट क्लब में ज्यादा मत जाया करो। एक इंडियन डॉक्टर होने के नाते तुम्हें अपनी किडनी का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वह चला गया। रोहन निरुत्तर रह गया। टीचर बेदी वाकई। लेकिन ये शहर में रात की जिंदगी शुरू होने का समय था। हालांकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। अगस्त्य के जाने के बाद उसने तुरंत अपने फोन पर नजदीकी एटीएम ढूंढा। वह भागकर मशीन से 20,000 रुपये निकाल लाया, लेकिन जैसे ही और निकालने की कोशिश की, कार्ड की लिमिट आ गई। मजबूरी में उसे और एटीएम ढूंढने पड़े, लेकिन बार बार नाकाम रहा।
आखिरकार उसे अस्थायी तौर पर हार माननी पड़ी। उसने टैक्सी ली और शहर के पश्चिमी हिस्से में साबरमती ब्रिज पहुंचा, जहां सौरभ रहता था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा पुल के नीचे कोई नहीं था। सौरभ वहां नहीं था। संदेह में रोहन ने मोबाइल निकाला और विहाग को फोन किया। थोड़ी देर बाद हेलो, फोन पर विहाग की आवाज आई। मैं हूं, रोहन ने कहा। मुझे पता है तुम हो, मैं स्मार्टफोन इस्तेमाल करता हूं, कॉलर आईडी दिख रही है। विहाग हंसते हुए बोला। रोहन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या बात है? मैं अभी पश्चिमी इलाके में साबरमती ब्रिज के नीचे हूं। सौरभ यहाँ नहीं है, तुम्हें पता है वह कहाँ है? रोहन ने पूछा। शायद वह किसी और जगह चला गया है, विहाग बोला। पिछली बार किसी ने उसकी तनख्वाह वापस दिलवाई थी। उसने 28,000 रुपये दान कर दिए और 2,000 रुपये बच गए। उन्हीं में से कुछ 100 रुपये निकालकर उसने उपनगर में एक बेसमेंट किराए पर लिया और अब वहीं शिफ्ट हो गया है। हालांकि वह बेसमेंट है, लेकिन पुल के नीचे से तो बेहतर ही है, कम से कम हवा और बारिश से तो बच सकता है। क्या तुम्हारे पास उसका पूरा पता है? रोहन ने आगे पूछा। शहर के पश्चिमी हिस्से में एमजी रोड नाम की फैक्ट्री के पास पूरा पता है। विहाग ने सांस लेकर सौरभ का सही पता बताया। ठीक है, समझ गया। रोहन ने सुनकर सिर हिलाया और फोन काट दिया। अरे, इतनी जल्दी काट दिया? विहाग अजीब सा महसूस करने लगा। असल में वह अपनी कॉन्फ्रेंस वाली बातें सुनाना चाहता था और फिर रोहन को मनाना चाहता था कि वह भी कुछ पैसे दान करे और कॉन्फ्रेंस में शामिल हो। लेकिन रोहन ने सीधे फोन काट दिया। यहाँ पता मिलते ही रोहन ने सीधे टैक्सी ली और सौरभ के घर पहुंच गया। यह इलाका बहुत भीड़भाड़ वाला था, क्योंकि आसपास फैक्ट्रियां थीं। यहाँ बहुत से मजदूर रहते थे, इसीलिए कई मकान मालिक अपने बेसमेंट किराए पर देते थे। पते के हिसाब से मकान मालिक की मदद से रोहन उस बेसमेंट तक पहुंचा जहां सौरभ रहता था। बेसमेंट थोड़ी सी अंधेरी थी। ऊपर एक पीली बल्ब की ढीली सी रोशनी जल रही थी, जो तंग कमरे को रोशन कर रही थी। शायद नीचे होने की वजह से कमरा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। अंदर एक लकड़ी का पलंग था, बीच में एक लोहे का स्टोव रखा था और उस पर एक काली सी चायदानी रखी थी। इस समय सौरभ बिस्तर पर लेटा सोच में डूबा था। रोहन के पहुंचते ही वह तुरंत सीधा बैठ गया। रोहन को देखकर वह हैरान रह गया। डॉक्टर राजपूत, रोहन की ओर देखते हुए सौरभ ने आश्चर्य से पूछा, आप यहाँ क्यों आए? चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल मिस्टिक नैरेटिव्स को, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के एपिसोड देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे एक और शानदार एपिसोड में। धन्यवाद।